हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। इंडियन इकोनॉमिक्स और बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। आप सब जानते हैं कि भाई इसका कितना वेटेज है। इकोनॉमिक्स इस मॉनेटरी पॉलिसी के बिना अधूरी है। और आप अगर किसी भी आईबीपीएस एग्जाम को देने जाते हैं या एसएससी के एग्जाम को देते हैं या बैंकिंग का कोई अदर एग्जाम होता है, सभी में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत पूछा जाता है। ये सब आप जानते हैं। लेकिन जहां इंटरव्यू बैंकिंग में अगर हम देखें, आईबीपीएस पीओ का हो या फिर एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का हो, आईबीपीएस आरआरबी पीओ का हो या एसओ का हो, एसबीआई का पीओ का इंटरव्यू हो, सभी में ऐसा हो नहीं सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी से सवाल ना पूछा जाए। के बिना बैंकिंग का इंटरव्यू भी अधूरा है। आपको इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए समझनी चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते ही हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे। हमारी कोशिश रहेगी कि आसान भाषा में आपको मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको आपके दिमाग में फिक्स कर सकें। हमारी कोशिश यही रहेगी। आपने चाहे मॉनेटरी पॉलिसी पहले कभी पढ़ी हो, तब भी आपको यहां पर बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। और अगर आपने कभी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो फिर आज आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ पहली बार में ही समझ में आने वाला है। और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो हमारी आरबीआई बनाती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब बात सवाल यह है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी तो बनती है, बट इसमें ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से वह काम कैसे करती है, जिसकी मदद से कि मार्केट से पैसे को उठाती है, महंगाई को आरबीआई कंट्रोल करती है। तो सारी बातों के जवाब आपको इसी लेक्चर में मिल जाएंगे कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल कैसे करती है। क्या भाई? तो यहां पर कुछ टूल्सों के नाम हमने आपको पहले ही मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि बैंक रेट है, जैसे कि रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, एमएसएफ है, एसडीएफ है। इन सब के बढ़ जाने से या इनके घट जाने से मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम समझेंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक। लास्ट में जैसे हम इन सब चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारे आज का मॉनेटरी पॉलिसी जो लेक्चर रहा है, इस पर ही बेस्ड बहुत सारे प्रश्न, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको दिखा देंगे। चाहे वो यूपीएसआई का एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, नाबार्ड हो, आरबीआई हो या फिर यूपीपीएससी का कोई एग्जाम हो, उन सभी में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लास्ट में चल करके दिखाएंगे। तो सब्र के साथ आप हमारे साथ बनिएगा। बहुत इत्मीनान से हम यहां पर ये समझेंगे कि मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर है। मौद्रिक नीति के बारे में सबसे पहली बात आपको बताएं कि ये कौन बनाता है। तो इसको बनाने का काम है आरबीआई का, और इसे हमेशा से आरबीआई बनाता चला आ रहा था। लेकिन इसको चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी को बना रहा था आरबीआई, तो दोनों के बीच 2016 में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? उस समय पर आरबीआई के एक गवर्नर हुआ करते थे, शक्तिकांत दास। फिलहाल है शक्तिकांत दास, लेकिन उस समय पर जो हमारे गवर्नर थे आरबीआई के 2016 के समय पर, आपने नाम सुना होगा रघुराम राजन। रघुराम राजन के द्वारा इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया गया। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी से हमारे वित्त मंत्री उस समय के इससे खुश नहीं थे। तो इन्होंने, जो कि उनका नाम अरुण जेटली था, आप जानते हैं, उन्होंने इन रघुराम राजन से कुछ कहा कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी में अपने मन की बातें यहां पर डाल दी हैं, अपने अनुसार इनको बढ़ा लिया है, घटा दिया है। बढ़ाने बढ़ाने का क्या इंपैक्ट होता है ये तो हम समझाएंगे। लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच में इस बात पर कहा सुनी यानी बहस हुई, जिसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी अब बनाती है हमारी आरबीआई और साथ में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें दो लोग मिलकर के बनाते हैं। इस कमिटी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। 2016 से अब फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ही मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। और इस कमिटी की जो मीटिंग्स होती हैं वो 4 से 6 बार मीटिंग होना अनिवार्य है, और होती भी। पहले इस काम को कौन करता था? आरबीआई। देखिए, अब आपसे प्रश्न जैसे पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, ऑप्शन में आरबीआई होता है, आरबीआई आपको टिक करना है। अगर ऑप्शन में आरबीआई नहीं है तो वहां पर हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो। मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसके बारे में एक बार यहां पर देख लीजिए। और वो क्या है, यहां पर हमने किताबी लैंग्वेज को लिया हुआ है, लेकिन हम आपके सामने किताबी लैंग्वेज को अवॉइड करेंगे। आपको बताएंगे कि आपको कैसे समझना है। तो सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इन मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से आरबीआई मार्केट में जो महंगाई होती है उसे कंट्रोल करती है। ठीक है, अगर महंगाई कंट्रोल रहेगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है इसके बारे में हम यहां पर बारी बारी से समझेंगे। आपको हमने बता दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से मार्केट में जो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, उसे आरबीआई कम या ज्यादा मींस की कंट्रोल करती है। ये बात आपको याद रखनी है, कंट्रोल करती है।
अब यहां पर हमें समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है इसे कब फॉर्म किया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई गई, क्योंकि दोनों के बीच, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता था वो हमारा केवल और केवल आरबीआई बनाता था, दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बहस हुई रघुराम राजन और किसके बीच में, अरुण जेटली के बीच में, जिसकी वजह से सरकार ने कहा कि अब हमारे भी लोग इसमें शामिल होंगे। जो मॉनेटरी पॉलिसी आप बनाएंगे इसमें वोटिंग के आधार पर रेट्स को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, इसमें हमारा भी योगदान रहेगा। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया 27 जून 2016 को। कब बनाया गया है? 27 जून 2016 को। और हमारा जो एक्ट है 1934 का, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 है, इसमें एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और इसमें अमेंडमेंट करके 45Z भी जोड़ दिया गया। और इस 45Z भी में लिखा गया कि अब से भारत के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के कुछ सदस्य और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ सदस्य मिलकर के बनाएंगे, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से जानेंगे। अगर आपसे पूछे कि रिकमेंडेशन किसका था मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी है इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन किसका था, उस समय पर डिप्टी आपके गवर्नर थे जिनका नाम था उर्जित आर पटेल, इनकी एक कमेटी बनाई गई थी। तो आपको याद यहां पर क्या क्या बातें रखनी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी 2016 में बनी है और 45Z भी हमारा इसमें जोड़ा गया है आरबीआई एक्ट 1934 में, जो कि इसी के तहत हमारी आरबीआई बनी है। आगे कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या रहेगी वो 6 रहेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, आपका जो सदस्यों की संख्या रहेगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वो 6 रहेगी, क्योंकि हमने बताया इसमें गवर्नमेंट भी इंवॉल्व हो जाती है। इसीलिए 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेंगे, 3 लोग, और 3 ही लोग रहेंगे आरबीआई की तरफ से। सवाल बनता है कि भाई इसमें हेड कौन रहेगा। हमने बता दिया कि 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेंगे और 3 लोग आरबीआई की तरफ से रहेंगे। 3-3 बराबर हो जाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा कौन? तो आपको याद रखना है इन्हीं 6 लोगों में भी शामिल है हमारे आरबीआई के गवर्नर। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि बराबरी के वोट हो जाएं, जैसे 3 उधर 3 इधर, दोनों जो है बराबर बराबर के वोट दे रहे हैं, ऐसे केस में कास्टिंग वोट जो होगा वो आरबीआई के गवर्नर के पास होगा, याद रखिएगा। लेकिन सदस्यों की संख्या हमेशा 6 ही रहेगी। अगर हमें कोई रेट बढ़ाना है तो यहां पर वोटिंग करवा ली जाएगी। तब यदि सहमत हैं तो फिर वोटिंग के आधार पर ही, यदि हां तो बढ़ाया जाएगा, यदि ना तो घटाया जाएगा या बराबर रखा जाएगा, जितना है उतना ही रखा जाएगा। ठीक है, आपको हमने बता दिया यहां पर 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये वाले जो लोग हैं यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाले लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेंगे, याद रखिएगा, ये वाले लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जबकि 3 लोग जो रहेंगे वो हमारे आरबीआई की तरफ से रहेंगे। याद रखिएगा इन तीनों में ही शामिल है हमारा गवर्नर आरबीआई का, जिसके पास कास्टिंग वोट होगा कि अगर बराबरी का केस पड़ता है तो इसे कास्टिंग वोट भी दिया जाएगा। ये हमने यहां पर मेंशन करके भी आपको दिखा दिया है। मुझे लगता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित आपके सारे डाउट समाप्त हो चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई ये जो बनती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में फिलहाल आजकल कौन है? तो बारी बारीकी से बड़े ध्यान से आप समझिएगा। फिलहाल अगर हम कहें कि भारत सरकार की तरफ से कौन है और आरबीआई की तरफ से कौन है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में पहले जानेंगे आरबीआई की तरफ से, दूसरे नंबर पर जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 3 लोग कौन कौन है, बात समझ में आ गई है? 6 लोग टोटल हैं। नंबर 1 जान लेते हैं आरबीआई की तरफ से। सबसे पहला नंबर, क्योंकि हमारे फिलहाल के ये गवर्नर हैं, तो शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है आरबीआई। एक तो व्यक्ति ये है। दूसरे व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, माइकल देव पात्रा। यहां पर हमने पिक्चर लिया है माइकल देव पात्रा। देखिए हमने पिक्चर्स को इस तरीके से सजाया है आपके लिए, तरीके से आपके लिए एनिमेशन बनाया है, जिससे कि आपके दिमाग में जब भी कभी प्रश्न आप करें या एग्जाम देने जाएं तो आपके दिमाग में यही चित्र चल रहे हो, जिससे कि आपको याद आ सके। ठीक है, हमारी कोशिश है कि आपके दिमाग में सेट हो सके वो सब चीजें, इसलिए हम ऐसी मेहनत आपके लिए करते हैं। तो डिप्टी गवर्नर है, आप जानते हैं। तीसरे नंबर पर आप याद रखेंगे डॉक्टर मृदुल के सागर। डॉक्टर मृदुल के सागर भी आपके कौन है? ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई की तरफ से हैं, ये आपके आरबीआई की तरफ से हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 लोग हैं जिनको डाल लेते हैं, समझ लेते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर शशांक। डॉक्टर शशांक एक व्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति हैं जो कि महिला है, डॉक्टर अस्मिता। डॉक्टर अस्मिता ये दूसरी कैंडिडेट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आती है। और तीसरे हैं प्रोफेसर जयंत। याद रखिएगा 3 लोग इनकी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जबकि 3 लोग आरबीआई की तरफ से। इनमें अध्यक्षता कौन करेगा? हमारे शक्तिकांत दास करेंगे और कास्टिंग वोट भी इन्हीं के पास होगा। मान के चलिए सभी ने बराबर बराबर के वोट दे दिए, 3 इधर से 3 उधर से। अब बराबर बराबर के वोट पर एक बार हमारे आरबीआई के गवर्नर ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन अब कास्टिंग वोट की बारी आती है, तो कास्टिंग वोट आरबीआई के गवर्नर के पास हो। अब सवाल बनता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में टूल्स हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? तो 2 प्रकार के टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। आपको हमने बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? आरबीआई। और आरबीआई इसमें बहुत सारे टूल्स का प्रयोग करता है। वो टूल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा जो टूल है मौद्रिक नीति में, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव टूल। पहला नंबर हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव टूल। याद समझ में आ गया आपको? क्वांटिटेटिव, इस टूल के माध्यम से क्वांटिटी को घटाया और बढ़ाया जाता है मार्केट में कैश की क्वांटिटी को।
इसीलिए इसका नाम है क्वांटिटेटिव टूल। दूसरा जो टूल है उसका नाम है क्वालिटेटिव टूल। क्वालिटेटिव टूल में क्या है, इसमें क्वांटिटी को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है, इसमें बैंकों को रेगुलेट करने का काम, और जो आप मॉरल जो इसका जो मॉरल होता है बैंकों का, उसको बढ़ाने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन का काम, मैनेजमेंट का काम, ये सब आपका क्वालिटी में आता है। ठीक है, तो दो प्रकार की टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। अब सवाल आता है कि क्वांटिटेटिव में हम कौन कौन से टूल पढ़ने वाले हैं, यही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पढ़ेंगे बैंक रेट। नंबर 1 कौन सा पढ़ेंगे, बैंक रेट। दूसरे नंबर का जो पढ़ेंगे वो है रेपो रेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है रेपो रेट। तीसरे नंबर का जो पढ़ेंगे उसका नाम है एसएलआर यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। चौथा कैश रिजर्व रेशियो। और पांचवा जो पढ़ेंगे वो एमएसएफ, जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और छठा जो पढ़ेंगे वो रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे। और सातवां जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा एसडीएफ। एसडीएफ का मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सारे टूल्स की मदद से मार्केट से कैश फ्लो को या तो कम किया जाता है या फिर उसमें बढ़ाया जाता है। इन सब के बारे में हम समझ लेंगे कि कम होने से क्या फायदा है या घटाने से उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये सब समझ लेंगे। हमने आपको बता दिया टूल्स के नाम है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एमएसएफ, एसडीएफ। अब थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में भी जान लें कि ये टूल कौन कौन से हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आप याद रखिएगा, नंबर 1 हम जानेंगे एमआर, नंबर 2 जानेंगे सबके बारे में आरओसी, सबके बारे में बताएंगे कि ये टूल्स कैसे प्रयोग होते हैं और इनको हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि ये एमआर है, ये आरओसी है। क्वांटिटेटिव आपके क्वालिटेटिव टूल्स यहां पर पढ़ेंगे। और फिर ये है सीसीआर, सीआरआर नहीं है, सीसीआर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और डायरेक्ट एक्शन, इन सब के बारे में। एक पॉइंट और है मॉरल, जिसको बोलते हैं मॉरल, हमारा जो हमारे मॉरल सेंटीमेंट्स होते हैं, ये जो बैंकें होती हैं इनको कंट्रोल करने के लिए मॉरल हम जो यूज करेंगे वो आपको समझाएंगे। ठीक है, यहां पर 2 टूल्स आपको याद रखने हैं, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। हमारा ज्यादा जो पाला पड़ेगा वो किससे पड़ेगा, क्वांटिटेटिव टूल से पड़ेगा। हालांकि इनको भी सब बताएंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बट इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं टूल्स की मदद से आपकी जो आरबीआई है वो महंगाई को कंट्रोल करती है। ठीक है भाई, अब प्रश्न बनता है कि भाई इन टूल्स के बारे में क्या पढ़ना है, तो इन्हीं के बारे में बड़ा इत्मीनान के साथ आप पढ़िएगा, इत्मीनान के साथ आप समझिएगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, बहुत ही बारीकी से आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट क्या होता है सबके बारे में ध्यान से समझिएगा। एक बार अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएगा, और अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो भी आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। हो सकता है पहले आपको डाउट रहा हो, लेकिन अब आपको डेप्थ में बताएंगे बहुत कुछ। तो बैंक रेट को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएं कि एक है बैंक, बैंक रेट बता रहे हैं कि बैंक रेट क्या है, एक है बैंक। क्या भाई, ओके। आप बताइए कि अगर आपको लोन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, तो आप किसके पास जाते हैं, बैंकों के पास लोन लेने जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर बैंक को रखा है, इधर हमने कुछ 4 लोग रखे हैं, ये 4 लोग हैं, इधर एक बैंक है। ठीक है, और एक हमने लिया है मार्केट, और मार्केट में हमारे पास 2 कार है। समझाने के लिए आपको सारी सिचुएशन बताएंगे कि इसके बढ़ने से इसके घटने से क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन पहले बैंक रेट क्या है ये समझना है। देखिए, ये जितनी भी बातें हम करने वाले हैं, ये एक कमर्शियल बैंक से आरबीआई के बीच का लेन देन होगा, ना कि हमसे बैंकों के बीच का। तो पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जितना भी लेन देन होगा मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, यह बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, इन दोनों बैंकों से, प्राइवेट और सरकारी यानी कमर्शियल बैंक, इन सभी बैंकों का लेन देन होगा आरबीआई से। पहली बात तो ये समझ में आ गई। ठीक है, अब हम समझते हैं बैंक रेट क्या है। तो यहां पर हमने 4 लोग आपको दिखाए हैं, जो कि आप हमसे में से ही 4 लोग हैं। ये हमने दिखाया एक बैंक, और यहां पर दिखाई है शोरूम में खड़ी हुई हैं 2 कारें। ठीक है भाई, इतनी बात। यहां पर सब मामला शांत है, और आप भी जो हमें आप देख रहे हैं, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसलिए हमें देख रहे हैं क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। अगर आपके अकाउंट में अभी पैसा आ जाए तो आप मोबाइल रखेंगे साइड में, पढ़ाई को रख देंगे साइड में, और आपके दिमाग में तुरंत आएगा मुझे तो एप्पल का फोन लेना था, मुझे तो कार लेनी थी, मुझे तो ये लेना था, वो लेना था। आप मार्केट में चीजें खरीदने निकल जाएंगे। यानी जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं है तब तक आपकी डिमांड भी नहीं। ठीक है, वैसा ही इन लोगों के साथ में है, ये बेचारे चुपचाप खड़े हुए हैं और अपने घर पर हैं, मार्केट में नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है। ओके, लेकिन इनको एक आइडिया आता है कि भाई ऐसा ना करते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, बारिश पड़ती है, हम कार खरीद लेते हैं, जिससे कि हमें इसकी सुविधा मिल सके कि बारिश भी बहुत है और गर्मी भी है, इससे बच सके, हम कार खरीद लेते हैं। कि भाई ठीक है, कार खरीदते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहां से मिलेगा, चलो बैंक चलते हैं। ये चारों लोग बैंक में आ जाते हैं, क्या लेने, पैसा लेने। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब बैंक जो है वो इनसे पूछेगा कि आपको कितना कितना पैसा चाहिए। वैसे तो आप जानते हैं कि लोन जो मिलता है वो कैपेबिलिटी के हिसाब से सबको अलग अलग मिलता है, लेकिन यहां पर हम समझना चाहते हैं कि बैंक रेट क्या है। उसके लिए आपको बता रहे हैं कि यहां पर ये सारे लोग मिलकर के बैंक के पास पहुंचे, बैंक से पूछा कि भाई हमें पैसा चाहिए, लोन दे दीजिए। बैंक बोला कितना पैसा चाहिए, कि हमें आप दे दीजिए 1 करोड़। सभी 1-1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। ठीक है साहब, मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि बैंक के पास खुद पैसा नहीं है। जब बैंक के पास खुद पैसा नहीं है तो बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा अपने सबसे बड़े बैंक के पास, आरबीआई।
तो यहां पर हमने लिया आरबीआई। तो ये लोग पहुंचे बैंक के पास और बैंक के पास पैसा नहीं था तो वो पहुंचा आरबीआई। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि हम बता रहे हैं कि ये पैसा अब आरबीआई से लेने जा रही है बैंक। बैंक में आप इमेजिन कर लीजिए आपका जिसमें अकाउंट है, हो सकता है आपका अकाउंट एसबीआई में हो तो एसबीआई इमेजिन कर लीजिए, अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी में या आईसीआईसीआई बैंक में किसी प्राइवेट में तो इसे इमेजिन कर लीजिए, यदि दोनों में तो किसी को भी इमेजिन कर लीजिए। आप इसलिए बता रहे हैं हम जिससे आप समझ पाए और ये बात आपको बिल्कुल डाउट ना रहे कि भाई हम किसी एक पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आरबीआई के लिए सभी बैंक बराबर होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। तो बहुत से लोग हमने देखा है कि यहां पर इमेजिनेशन में गवर्नमेंट बैंक को ही इमेजिन करते हैं, ऐसा नहीं है, आप चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो वो दोनों ही पैसा उससे ले सकते हैं। भाई अब ये आरबीआई के पास पैसा लेने जाते हैं तो आरबीआई कहता है कितना रुपया चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भाई हमको ना 4 करोड़ रुपए चाहिए। तो पूछेगा कि आप वापस कब करोगे, कि सर हम वापस इसको कर देंगे 6 महीने बाद। ठीक है, यानी इनको जो देगा वो 4 करोड़ रुपए ये आरबीआई देगा। अब 4 करोड़ का फ्री में दे देगा? नहीं ना, नहीं देगा, फ्री में नहीं देगा, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कौन? आरबीआई। यानी जब वापस ये बैंक करेंगे इसको पैसा, ये बैंक जब वापस करेगा आरबीआई को पैसा तो 4 करोड़ रुपए वापस करेगा चूंकि लोन दिया है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करेगा। और फिलहाल यह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 6.75% चल रहा है, यानी 4 करोड़ रुपए और इस 4 करोड़ का 6.75% वापस लेगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस लेगा। बात समझ में आई? इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। बात समझिएगा, बैंक रेट कहते हैं किसको? इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो कि आरबीआई के द्वारा बैंकों पर चार्ज किया जा रहा है क्योंकि उसने उसको लोन दिया। ठीक है साहब, पैसा अब इन लोगों के पास में आ चुका है, समझ में आया? फिलहाल कितना है ये? 6.75% है बैंक रेट। अब ये पैसा जब इनके पास में आया तो इनके पास जैसे ये पैसा आया लोगों के पास 1-1 करोड़ रुपए, अब ये तुरंत मार्केट में चले जाएंगे और मार्केट में जाकर के जो 2 कार है उस शोरूम पर पहुंचेंगे और कहेंगे कि एक्सक्यूज मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कार। तो कॉस्ट जो थी वो मार्केट में इसकी 10 लाख रुपए थी, एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख रुपए, लेकिन इनकी जेब में पैसा है ज्यादा, इसीलिए कार है 2, देने वाले हैं 4, चारों के पास में 1-1 करोड़ रुपए हैं। तो ये चारों में से कॉम्पिटिटर समझ करके अपने आप में उससे कहते हैं शोरूम वाले से कि गाड़ी के हम 12 लाख देंगे लेकिन गाड़ी मुझको ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन होगा चारों में। ऐसे में भाई ये 10 लाख की कार को कितने में खरीदने को तैयार हैं? 12 लाख में। बात समझिएगा ध्यान से, 12 लाख रुपए साहब, लेकिन कार थी कितने की? 10 लाख रुपए की, क्योंकि इनके पास पैसा है। ये उस कार वाले से कह रहे हैं कि भाई हमें चाहे आप 12 की दो लेकिन कार मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। इसीलिए भाई कार वाला भी ऐसे ही होता है मार्केट में। जब अगर मान लीजिए डिमांड ज्यादा हो और कार हमारे पास 2 ही हैं तो बताइए पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। एक आदमी 12 लाख हो जाने की वजह से इसमें एक आदमी समझदार है और यह कहता है कि प्लान कैंसिल, जो चीज 10 लाख रुपए की थी मैं उसके लिए 12 लाख क्यों दूं? तो ये वापस हो जाता है, यानी ये कार नहीं खरीदता। अब कॉम्पिटिटर कितने हैं? 3, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसीलिए अब बोली भी ज्यादा लगेगी। अब ये तीनों कहते हैं क्योंकि अब मिलने की संभावना ज्यादा है। आप बताइए अगर एक वैकेंसी है और एग्जाम में बैठने वाले लोग 5 लाख हैं तो यहां पर आप जो मेहनत करेंगे साइकोलॉजिकल थोड़ी कम करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार मेरा पता नहीं होगा ही नहीं। लेकिन अगर वैकेंसी 1 है और फॉर्म भरने वाले 2 हैं तो आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आप ज्यादा प्रयत्न करेंगे। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने पर आदमी प्रयास भी ज्यादा करता है। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो आप परसेंट वो देख रहे हैं 3 लोग, ये तीनों में फिर से प्रोबेबिलिटी की वजह से कहते हैं कि नहीं गाड़ी 12 की है लेकिन हम इसके 15 देंगे, गाड़ी हमको ही चाहिए। ठीक है साहब, ये गाड़ी की रेट जो है वो 15 लाख कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक आदमी समझदार है और ये आदमी कह रहा है कि जो चीज 10 लाख रुपए की थी, माना कि वो 12 की हो गई, मैं तैयार था, लेकिन ये 15 की हो रही है, अब मैं इसको नहीं लूंगा क्योंकि जो चीज 10 लाख में मिल सकती है वो 15 में मिल रही है, मैं नहीं ले रहा। ये भी कैंसिल हो जाता है। दोनों जाकर के इन कार को दोनों खरीद लेते हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ कि जो मार्केट में चीज थी 10 लाख रुपए की वो चीज अब 15 लाख की हो गई है, यानी महंगाई बढ़ गई है इन लोगों के पास पैसा आने से। इतनी बात आपको समझ में आई है कि बैंक रेट में क्या होता है? बैंक रेट में होता है कि बैंक रेट, अगर जिस रेट पर बैंक उधार दे रहा है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, उस पर पैसा वापस जब लेगा तो प्रिंसिपल अमाउंट लेगा और साथ में बैंक रेट लेगा। बैंक रेट कैसे डिसाइड होता है? कि बैंक रेट जो होगा वो जब भी कोई लोन लिया जाएगा बैंकों के द्वारा और वो 90 डेज से ज्यादा के लिए लिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बोलते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन यहां पर 90 डेज से ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म और 90 डेज से कम यानी शॉर्ट टर्म, ऐसा होता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, जब भी कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से कोई पैसा उधार लेता है लेकिन यह पैसा 90 दिन से ज्यादा के लिए होता है तो इसे लॉन्ग टर्म लोन या फिर बैंक रेट कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको? महंगाई यहां पर बढ़ा दी गई है, किसके द्वारा? इन लोगों के द्वारा।
अब थोड़ा सा हम लोग यहां पर प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे कि इस रेट के बढ़ जाने से क्या होगा और रेट के घट जाने से क्या होगा। यहां पर ये पॉइंट समझेंगे। यहां पर हमने यही आपको दिया है, अप एंड डाउन हो जाने से इसके मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि बैंक रेट क्या होता है, एक चार्ज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि कमर्शियल बैंकों पर चार्ज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जो कि उसे लोन दिया था उसके बदले में ऐसा उसे करना है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं और फिर से आपको इसका इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। मिनट, हाँ, इसको हमने मिटा दिया है। अब ऐसा करते हैं कि यही जो लोन है, यही जो लोन यहां से वो लेने जा रहा था, आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 6.75%, लेकिन यह रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इसको बढ़ा देते हैं और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर देते हैं 20%। बढ़ा दिया हमने 20। अब आप बताइए कि कोई कमर्शियल बैंक यदि 20% पर कोई पैसा आरबीआई से लेके आता है तो मार्केट में 20 से ज्यादा पर बेचेगा कि कम पर? सिंपल सी लॉजिक की बात है, ज्यादा पर बेचेगा, क्योंकि ज्यादा पर उसे भाई लॉस थोड़ी ना करना है, वो अपना फायदे के लिए तो काम कर ही रहा है। तो भाई वो 20% अगर हो जाता है यानी रेट बढ़ जाता है तो मार्केट में जब वो पैसा लेके आएगा तो 20 से ज्यादा में ही मार्केट में देगा। ठीक है, मार्केट में अगर ज्यादा पर लोन जाएगा, महंगा लोन जाएगा, तो लेने वालों की संख्या कम होगी कि ज्यादा होगी? लेने वालों की संख्या कम होगी, क्योंकि लोन उन्हें बहुत महंगा मिल रहा है। और मार्केट में यदि पैसा लोन के रूप में कम पहुंचेगा, मार्केट में कैश पहुंचेगा ही नहीं, पैसा पहुंचेगा ही नहीं, तो बताइए जब पैसा ही नहीं पहुंचेगा तो क्या डिमांड होगी? यानी डिमांड कम हो जाएगी। और अगर डिमांड कम होगी तो चीजों के रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे? जब भी कभी बैंक रेट को बढ़ाया जाता है उसकी वजह से मार्केट में पैसा कम पहुंच पाता है, यानी कैश फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से मार्केट में महंगाई कम हो जाती है। बात आपको समझ में आई? क्यों हो जाती है? क्योंकि यहां पर महंगा आपको आरबीआई से मिल रहा है, तो आरबीआई से महंगा मिलेगा तो मार्केट में भी महंगा जाएगा। पर आप कभी भी लोन ऐसा नहीं लेंगे जिसमें कि परसेंटेज या महंगा लोन आपको मिल रहा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो। तो महंगाई अगर मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है तो बताइए वो क्या करेगा आरबीआई? बैंक रेट को बढ़ा देगा, जिससे कि कमर्शियल बैंकों के पास महंगा लोन पहुंचे और कम पहुंचे, मार्केट में लोग पैसा कम लेने आए। बात समझ में आ गई? तो रेट के बढ़ जाने से महंगाई कम होगी। अब जान लेते हैं कि डाउन होने से क्या होगा। तो इसी रेट को अब हम कर देते हैं, इसको घटा करके, चूंकि चल कितना रहा है 6.75%, इसको हम घटा देते हैं और इस रेट को हम घटा करके कर देते हैं केवल 2%, केवल 2%। अब देखिएगा क्या होगा। यही कमर्शियल बैंक, चूंकि इनको अब 2% पर मिल रहा है, तो बैंक, सारे बैंक जाएंगे आरबीआई के पास और वहां से पैसा उठा करके ले आएंगे, क्योंकि उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है। अब बताइए, कम पर मिल रहा है तो मार्केट में भी तो कम पर ही बेचेंगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, 2% पर लाई, आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। आपके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि सर हमारे यहां पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, क्या आप लोन लेंगे? आप कहेंगे जरूरत नहीं है, तो आपसे कहेंगे कि सर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है, केवल 5%। आप कहेंगे भाई जरूरत नहीं है, कि 4 में ले लो, कि जरूरत नहीं है भाई, कि 3 में ले लो, कि नहीं है यार जरूरत। फिर कहेगा कि ठीक है 2.5 में ले लो। यानी आपको कैसे भी वो लोन देना चाहेगा, क्योंकि उसे 2% में मिल रहा है। 2.5 में अगर आपको दे देता है फिर भी उसे फायदा है। अब आप कहेंगे कि 2.5 में यार ये तो बहुत सही लोन मिल रहा है, क्योंकि अगर किसी सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं तो आपको 3 से 4% का ब्याज मिल जाता है। अगर एफडी में उसमें डाल रहे हैं, एफडी में डाल रहे हैं तो 7 से 8% तक का ब्याज मिल जाता है। आप कहेंगे इतना सस्ता लोन मिल रहा है। तब आपको सस्ता लोन मिलता है, जरूरत न होते हुए भी आप लोन ले लेते हैं, ऐसा ही होता है। अब जरूरत न होते हुए भी आपने लोन लिया, पैसा लिया, इस पैसे का करेंगे क्या? डिमांड क्रिएट करेंगे। और डिमांड क्रिएट का मतलब जिस चीज की जरूरत आपको नहीं थी या थी भी, आपने डिमांड क्रिएट की, और डिमांड जैसे ही ज्यादा होगी तो मार्केट में लोग दौड़ेंगे और चीजें खरीदने जाएंगे। और मार्केट में चीजें उतनी ही हैं या कम है, तो बताइए पैसा ज्यादा होने से मार्केट में चीजें महंगी होंगी कि नहीं होंगी? तो चीजें वहां पर महंगी हो जाएंगी ना। बात आपको समझ में आई है? देखिए, रेट के कम हो जाने से, क्योंकि मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंचेगा, डिमांड ज्यादा होगी, इसीलिए वहां पर महंगाई भी ज्यादा हो जाए। और इस रेट के बढ़ जाने से, बैंक रेट के बढ़ जाने से मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा, महंगाई कम होगी। बात आपको समझ में आ गई है? बैंक रेट के बढ़ने से महंगाई कम, बैंक रेट के घट जाने से महंगाई ज्यादा। बात समझ में आ गई? कैश फ्लो बढ़ेगा अगर रेट कम है, तो कैश फ्लो कम होगा अगर रेट ज्यादा है। बात इतनी समझ में आ गई है? थोड़ा सा आपको यहां पर पॉइंट्स बताएं। जैसे पहली बात, 90 डेज से ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म याद रखिएगा, एग्जाम में 90 डेज कम देता है, लॉन्ग टर्म ज्यादा देता है। इसके अलावा कोई भी बैंक यहां से पैसा उधार ले सकता है। फिलहाल जो हमारा बैंक रेट चल रहा है वो 6.75% चल रहा है। आपको चेक करना बताएंगे लाइव, आप कैसे चेक करेंगे ये सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि कैसे लाइव चेक करके आपको एग्जाम देने या इंटरव्यू देने जाना है। मुझे लगता है कि बैंक रेट यहां पर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा समय देते हैं हम, थोड़ा सोचिए, या फिर हमारे इस लेक्चर को थोड़ी समय के लिए पॉज कर लीजिए और थोड़ा सोच करके ये बताइए
आपके दिमाग में यहां पर कोई डाउट नहीं आ रहा है? एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए, और वो क्या, थोड़ा सा सोचिए और बताइए। ठीक है, सोचिए। क्या आपने सोचा? चलिए, आपने जो भी सोचा, अगर आपका इससे मैच करता है तो सोचा है, अगर इससे अलग है तो कमेंट करिएगा। आपके दिमाग में आना चाहिए था, सर एक बात बताइए, यहां पर लेने वाले 4 हैं कार, और कार यहां पर 2 हैं, और बन जाएंगी ना कारें? तो कारें तो और भी तो बन सकती हैं। अरे जब 4 ही लोग हैं, 4 कार और बना दो। लेकिन एक बात बताइए, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था। आप एक बात बताइए, आपने एक बिस्किट की फैक्ट्री खोली है, ठीक है, और वो बिस्किट में, फैक्ट्री में आपने 500 बिस्किट बना दिए हैं, और 500 मार्केट में आपने रख दिए हैं बेचने के लिए, और 500 बिस्किट में से आपके 50 बिस्किट भी नहीं बिके। क्या आप फैक्ट्री में ऑर्डर देंगे कि 5000 बिस्किट और बनाइए, और बनवाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आपके जो पहले थे वही नहीं बिक रहे हैं। डिमांड में सिचुएशन आपको पता है, फिर भी आप अगर ऐसा करते हैं तो बेवकूफ कहलाएंगे। इसी प्रकार यहां पर भी वही सिचुएशन है कि जो 2 कार इतने लंबे समय से रखी हुई हैं और वो बिक नहीं रही हैं, और बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ना। तो बताइए इससे मार्केट में फर्क क्या पड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं बिक रही है, और आप अगर नहीं बिक रही है, जैसे कार नहीं बिक रही है, कार का एग्जांपल हमने लिया है, कार नहीं बिक रही है, एक लंबे समय के बाद जब समय गुजरता रहेगा, कार की डिमांड आई नहीं रही है, तो जो कार का मालिक है, जो कार की कंपनी है, वो धीरे धीरे, चूंकि एम्प्लॉय का काम ही नहीं है कुछ, क्योंकि एम्प्लॉय तो तभी काम करेगा ना जब डिमांड आएगी, डिमांड आ नहीं रही है, तो कंपनी से इन कर्मचारियों को धीरे धीरे निकाला जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। जो सेल्स पर्सन है, जो बेचता है, वो उसका काम ही नहीं है कुछ, चूंकि बिक ही नहीं रहे, तो सेल्स पर्सन को भी निकाल दिया। धीरे 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 अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो तुरंत दिमाग में टेंशन बढ़ जाती है आरबीआई के में कि वो क्या करे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि उनका घट रहा है। यहां पर जो कार की कंपनी थी, जो मैकेनिक था, जो इस पे काम करते थे, लोहे का टायर वाला काम करता था, वो सब जो है वापस चले गए, जो कि काम ही नहीं है। तो होता है। तो भाई अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है तो आरबीआई अचानक से अपने बैंक रेट में या अपने रेपो रेट में कमी कर देता है, अचानक से। और जैसे ही कमी करेगा, तुरंत बैंकों से लोन के लिए फोन आना शुरू हो जाएगा, और लोन के लिए जैसे ही फोन आएगा, सस्ते लोन मिलेंगे, लोग पैसा लेना शुरू कर देंगे। लोगों के पास जैसे ही पैसा आएगा, लोग मार्केट की तरफ दौड़ेंगे और शोरूम की तरफ भाग करके जाएंगे। शोरूम की लाइटें जो बंद थी उनको ऑन कर दिया जाएगा, बाजार चमचमा जाएगा। जिन लोगों को बाहर निकाला गया था नौकरी से, उनको फोन किया जाएगा कि वापस आ जाइए, डिमांड चालू है। जो आदमी लोहे का काम कर रहा था, जो टायर का काम कर रहा था, जो मैकेनिक था, जो सेल्स पर्सन था, उनको नौकरी वापस से मिल जाएंगी। इस ऑपरेशन को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आरबीआई अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए और महंगाई को कम या ज्यादा करने के लिए इन मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करती है, मतलब रेट्स में ऊपर नीचे करती है। बात आपको समझ में आई? ओपन मार्केट ऑपरेशन कब किया जाता है? जब सिचुएशन इस प्रकार की, अब चीजें बिकेंगी, दुकान तुरंत चालू हो जाएंगी, शोरूम की लाइटें जल जाएंगी। काम किसकी वजह से हुआ? आरबीआई इन गाड़ियों को बनाएगा नहीं, लेकिन इन गाड़ियों को बनवाने में इस बैंक रेट या रेपो रेट की मदद से थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, डिमांड क्रिएट करवा सकता है। बात आपको समझ में आ गई है? ये डाउट आपका आना चाहिए था, जो कि हमने बता दिया है। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। बैंक रेट के बारे में हमने समझ लिया है, अब आते हैं रेपो रेट के बारे में कि रेपो रेट क्या होता है। जैसी कंडीशन हमने आपको रेपो उसमें बैंक रेट में बताई है, सेम वही कंडीशन हमारी रेपो रेट में भी होती है, सेम। बस फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहां पर जो पैसा लिया जाता है, इसको इससे बताते हैं। यहां पर जो पैसा लिया जाता है भाई, वो पैसा आपका 90 डेज से कम के लिए लिया जाता है। याद रखिएगा, ये पैसा 90 डेज से कम के लिए लिया जाता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये जो पैसा लिया जाता है, ये 90 डेज से कम के लिए लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है भाई? ये कमर्शियल बैंकों के द्वारा लिया जाता है, और इसीलिए इसे हम शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। कैसा होता है? शॉर्ट टर्म होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगर कोई काम ऐसा आप कर रहे हैं जो 20 साल में होता है, तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन अगर आप कहीं पर किसी चौराहे पर खड़े होकर के किसी मित्र का या किसी का इंतजार करते हैं, तो वहां पर यह 20 साल बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है, शॉर्ट टर्म नहीं रहेगा। मींस कहने का मतलब यह है हमारा कि समय समय पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन बदल जाती है। आपके लिए शॉर्ट टर्म कुछ और होगा, किसी के लिए शॉर्ट टर्म कुछ और होता है। यहां पर हम जो बता रहे हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट और रेपो रेट के लिए 90 डेज से कम या 90 डेज से ज्यादा, ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, कम है तो शॉर्ट टर्म। बात आपको समझ में आई? ये इस समय पर जो चल रहा है हमारा वो रेपो रेट, वो इस समय पर है 6.50%। फिलहाल हमारा यही चल रहा है 6.50%। याद रखिएगा, ये हमारा रेपो रेट है।
अब प्रश्न बनता है कि दोनों में फर्क क्या है। देखिए, अगर आपसे बताएं कि हमारा पहले जो टूल इस्तेमाल होता था वो टूल केवल और केवल बैंक रेट इस्तेमाल होता था, लेकिन इस रेपो रेट को सन 2000 में शुरू किया गया। रेपो रेट को कब शुरू किया गया है? सन 2000 में शुरू किया गया है। अब ये इस्तेमाल होने लगा है, पहले बैंक रेट होता था, अब ये होता है। ठीक है, बट एक प्रश्न आप दिमाग में आपके में आना चाहिए, और वो प्रश्न ये है कि जब भी कोई आपके परिवार से बैंक से लोन लेने जाता है तो क्या बिना कुछ गिरवी रखे पैसा मिल जाता है? तो आपको क्या लगता है कि यह बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ये आरबीआई से तो पैसा लेके आएंगे, वो सब ऐसे ही ले आएंगे, कुछ रखना नहीं पड़ेगा? जी हाँ, यहां पर रखना पड़ेगा। अब यहां पर क्या रखना पड़ता है? तो सभी कमर्शियल बैंकों को आरबीआई से पैसा लेते समय आरबीआई के पास एज ए कोलेटरल रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पर गिरवी रखी जाती है इस रेपो रेट में। तो फिर आपका प्रश्न बनेगा, क्या बैंक रेट में ऐसा नहीं होता? नहीं, बैंक रेट में कोई भी कोलेटरल नहीं रखा जाता है। तो फिर कहेंगे कि फिर उसका फायदा क्या है? सब बताएंगे आपको, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फिलहाल क्या यूज हो रहा। पहली बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां पर गिरवी रखी जाएंगी। अब आपके लिए फिर से एक नया टास्क आ गया है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। पहली बात तो हमने बता दी कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेके जाते हैं उधार, तो उधार लेते टाइम पूछता है बैंक कितने समय के लिए चाहिए। तो आपने अगर 90 डेज से कम के लिए लिया, 2 दिन से लेकर 90 डेज से कम समय के लिए लिया, तो आपका रेपो रेट कहलाएगा, और इस पर ब्याज जो लगेगा वो 6.50% लगेगा। इस समय यही चल रहा है। अगर 90 डेज से ज्यादा समय के लिए लेते हैं तो वहां पर ब्याज लगेगा 6.75%, जो कि अभी यही चल रहा है। ठीक है, अब टास्क आपके लिए है कि गिरवी जो रखना है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भाई गिरवी में ऐसा तो है नहीं कि ब्रांच को गिरवी रख दिया जाएगा या ब्रांच मैनेजर को गिरवी रखा जाएगा, आरबीआई के पास ऐसा नहीं है। यहां पर रखी जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब सवाल है, प्रश्न है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? इसको ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहां से आई। यहां पर ये देखिए, एक बैंक है। बैंक फॉर एग्जांपल, बहुत से लोग गवर्नमेंट सोच के चलते हैं, हम यहां पर आईसीआईसीआई बैंक ले लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक है, ये आप हैं, आपने इस बैंक में पैसा जमा किया। फॉर एग्जांपल आपने जमा किए 100 करोड़ रुपए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी रकम है। अरे समझाने के लिए बता रहे हैं भाई, 100 रुपए मान लो, अगर आपको लग रहा है तो 100 रुपए थोड़े कम लगेंगे। 1 लाख रुपए मान लो, हमने यहां पर 100 करोड़ रुपए मान लिए हैं, जिससे कि थोड़ा मतलब समझने में अच्छा लगे। 100 करोड़ रुपए इस आईसीआईसीआई बैंक के पास आए। ये क्या करेगा आईसीआईसीआई बैंक? अपने पास तो रखेगा नहीं, इसे उठा करके किसी को दे देगा। यही 100 करोड़ उठा करके इसने किसी को दे दिए। ये क्या है? लोन है। लोन है, ये 100 करोड़ रुपए इसने इसको दे। अब आप जानते हैं कि भाई कभी भी आप पैसा डालते हैं बैंक में तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाता है? 3 से 4%। ठीक है, आप मान लीजिए 4% आपको लोन वापस मिल जाता है, तो आपको जो वापस मिलेगा वो 104 करोड़ मिलेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोन देते हैं यानी लोन लेते हैं, तब आपको पैसा जो मिलता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। मतलब बैंक बड़ा होशियार है, जब आपसे पैसा लेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगा, और जब आपको लोन देगा तब आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। तो ऐसा यहां पर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर मान लेते हैं कि वो आपसे 10% का ले रहा है, 10% का, तो आपसे वापस कितना लेगा? 110 करोड़ रुपए वापस लेगा। समझाने के लिए बता रहे हैं, यहां पर 104 वापस दे देता है, 110 करोड़ वापस यहां से लेता है। प्रॉफिट कितना हुआ? 104 उसे दिया, 110 यहां से लिया, इससे हुआ 6 करोड़ का प्रॉफिट। ना तो कहीं गया, ना किसी से कुछ कहा, बस बातचीत हुई, इसकी टोपी इसके सर पहनाई है, बस इसी से पैसा कमा लिया बैंक ने। और बैंक ऐसे ही पैसा कमाते हैं, इसकी टोपी इसके सर पर पहना करके। ठीक है, इसका पैसा था, इसे उठा करके दे दिया और पैसा इसने कमा लिया। 6 करोड़ रुपए इसके पास आ चुके हैं। अब बैंक चुप नहीं बैठेगा, बैंक सोचेगा इस 6 करोड़ को भी मैं कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर दूं इससे पैसा आए। ये 6 करोड़ रुपए ये सोचेगा मैं किसको दूं, तो इसको नजर आता है कि इसको भाई आरबीआई को दे देते हैं ना, तो ये पैसा उठाएगा और आरबीआई को 6 करोड़ रुपए दे देगा। आरबीआई कहेगा ओके ठीक है। अब आरबीआई सोचेगा कि ये जो 6 करोड़ रुपए मेरे पास आए हैं, मैं क्या करूं कि इस 6 करोड़ से कुछ कमा सकूं। ये ढूंढता है, कोई बैंक परेशान तो नहीं है। तो आपको पता है कुछ ही समय पहले यस बैंक एक बड़ा मार्केट में परेशान था, खत्म होने वाला बैंक था, बच गई कंडीशन। तो यस बैंक कह रहा है कि मैं डूब रहा हूं सर, और डूबते समय पर कह रहा है कि बैंक भाई मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो बैंक खत्म हो जाएगा। आरबीआई कहेगा ठीक है, कितना पैसा? तो मान लेते हैं 6 करोड़ रुपए से उठा करके इसको दे दिया, और बदले में यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा लेगा। 6 करोड़ के बदले ये ले लेगा, मान लेते हैं 10 करोड़। 6 करोड़ इसने दिए, वापस लिए 10 करोड़। कितना प्रॉफिट? 4 करोड़। इसकी टोपी इसको पहना दी, हो गया काम। ना तो कहीं गया ना कुछ, लेकिन आरबीआई को भी प्रॉफिट हो गया, यहां भी प्रॉफिट हो गया, इसका भी काम बन गया। ऐसा ही होता है मार्केट में, सबको फायदा है। कमर्शियल जो आपके बैंकिंग है, बैंकिंग में सबको फायदा है, देने वाले को भी और जो पैसा दे रहा है उसे भी, सबको फायदा है। अब आरबीआई के पास 4 करोड़ रुपए हैं। आरबीआई सोच रहा है कि मैं अब इस पैसे का क्या करूं भाई, इसको कहां इन्वेस्ट करूं जिससे कि मुझे इस पर अर्निंग आ जाए। तो आरबीआई के सामने एक ही पर्सन समझ में आता है उसे, और वो है हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। हम यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी लाइए पैसे,
हमें तो हमेशा डेवलप करना होता है, सड़कें बनानी है, ब्रिज बनाना है, ये वो पता नहीं, हमें तो विकास करना है, हम तो विकास करने के लिए ही है। तो ये पैसा अब उठा करके गवर्नमेंट ले लेती है, क्योंकि उसको तो हमेशा पैसे की जरूरत ही होती है। ये पैसा अब पहुंच जाएगा किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आरबीआई कहेगा सर आपने जो पैसा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने जो लिया है, कल को आप अगर मोदी जी का एग्जांपल लें तो मोदी जी ने पैसे लिए, तो आरबीआई कहेगा कि सर अगर आप कल को न रहे तो पैसा देगा कौन? तो यहां पर मोदी जी कहेंगे कि देखिए पहली बात कि कोई जो पद है वो पद कभी समाप्त नहीं होता है, उस पद पर बैठने वाला, सिंहासन पर बैठने वाला समाप्त हो सकता है। यानी मोदी जी मर सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यहां इस कुर्सी पर कोई दूसरा, मतलब हम आपको लिख करके देंगे कि मैं यानी भारत सरकार आरबीआई से 4 करोड़ रुपए ले रहे हैं और इतने समय बाद इसे हम इतना पैसा वापस करेंगे। यही लिखित गारंटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहलाती, को हम जीसैक या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। हाँ जी, इसका इंपॉर्टेंस है। आप जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट ने आपसे आके कहा है क्या कि तैयारी करो बेटा, 60 साल तक हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, काम कुछ करो ना करो लेकिन आपको कभी नहीं निकालेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, ये वो आपको कहा क्या? नहीं। लेकिन फिर भी आप भरोसा करते हैं, एक बार सरकारी नौकरी लगी तो फिर बल्ले बल्ले है सब कुछ। लेकिन भाई आप याद रखिएगा, यहां पर तो गवर्नमेंट लिख के दे रही है, तो बताइए कितना ट्रस्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिएगा और हम यहां पर सेल चेंज कर लेते हैं। सेल डाउन हो रहा है इसका, मिनट। जस्ट मिनट। जी, आई होप आपको आवाज आ रही होगी और सेल हमने चेंज कर लिया है। यहां पर हमने आपको कुछ बातें जो बताई हैं, ये बताई हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में कि जीसैक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रोसेस जो हमने आज आपको बताया है, ये 2024 में बताया है। भाई ये प्रोसेस तो अब का नहीं है, बहुत पुराना चल रहा होगा, बहुत पुराना होगा कि नहीं? और इसका मतलब यह जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये आरबीआई के पास, और आरबीआई इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसी को बेच भी सकता है, आईसीआईसीआई बैंक को, यस बैंक को। जैसे परिवारों में सबसे ज्यादा परिवार जो पसंद करते हैं, जो महिलाएं पसंद करती हैं, वो गोल्ड खरीदना पसंद करती हैं। लेकिन अगर आप कहें कि बैंक क्या खरीदना पसंद करते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना पसंद करते हैं। और ये जो प्रोसेस चल रहा है ये आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से चल रहा है। हर एक बैंक के पास एज ए प्रॉपर्टी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती ही होती है। जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है मतलब उसके पास धन नहीं है, ऐसा मानिए। अब यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी सब में घूम रही है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तहत भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसा लिया होगा, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी होगी, सबके पास यही चक्र घूमता रहता है और सबके पास ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है ये समझ में आ गया है। इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखा जाता है आरबीआई के पास किसी भी बैंक के द्वारा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोलेटरल। कोलेटरल जो रखना होता है वो आपको आरबीआई के पास गिरवी रखना है और शॉर्ट टर्म आपको लोन मिल जाएगा, रेट लगेगा 6.50। अगर आपने मान के चलिए 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी तो आपको इस पर 7 से 8 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, यानी कमर्शियल बैंक को मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए कभी पैसा वापस करने का ये बैंक नहीं आ पाया तो इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच करके, इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच करके आरबीआई अपनी रिकवरी कर ले। तो मॉर्गेज रखना इसमें आवश्यक है। याद रखिएगा रेपो रेट की जो शुरुआत है वो सन 2000 में होती है, लेकिन रेपो रेट के तहत अगर आप पैसा लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने उठाया मुंह के साथ 100 रुपए चाहिए मिल जाएंगे। 100 रुपए कमर्शियल बैंक नहीं लेने जाएंगे या उसमें नहीं मिलेंगे, उन्हें कम से कम इसमें 5 करोड़ रुपए लेने जरूरी हैं। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसकी 5 करोड़ से ज्यादा की है तो कम से कम 5 करोड़ लेने होंगे उसे, अन्यथा अगर 1 करोड़ की जरूरत है तो पैसा नहीं मिलेगा रेपो रेट के तहत। याद रखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है इसमें हम कोलेटरल एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखते हैं रेपो रेट में, ऐसा आपने समझ लिया है। अब एक बात और बताइए हमें, 5 करोड़ हमने यहां पर बता दिया कि इसमें कम से कम 5 करोड़ लेना होगा। आप पैसा लेके आए तो मिटा करके आपको बताते हैं, आप पैसा लेकर के आए तो आप कमर्शियल बैंक आपने पैसा लिया, मान लेते हैं आपने 10 करोड़ रुपए लिए, 10 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी उससे ज्यादा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने उसको दे दी, ठीक है, आरबीआई को दे दी। यहां पर आरबीआई लिख देते हैं और यहां पर आपका ये बैंक है, बैंक ने 10 करोड़ लिए, अब वापस जो करेगा वो 10 करोड़ का 6.50% आप परसेंटेज निकालिएगा, इतना पैसा प्लस 6.75% वापस करेगा आरबीआई को। और आरबीआई को पैसे देते टाइम कहेगा कि सर जो मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी के तौर पर रखी थी उन्हें मुझे वापस दे दीजिए। का मतलब यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो बैंक है वो रीपरचेज कर रहा है, रीपरचेज कर रहा है। रीपरचेज क्यों कर रहा है? उसने पहले कभी परचेज की होंगी और अब इसी को गिरवी रखा था और गिरवी के बदले इसने पैसा दे करके वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपरचेज कर रहा है। इसीलिए रेपो रेट का एक और नाम है रीपरचेज रेट, का एक और नाम है रीपरचेज रेट। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है, रीपरचेज रेट इसका एक और नाम है।
ठीक है। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि रीपर्चेज रेट नाम है 5 करोड़ मिनिमम। इसके अलावा आप कहेंगे कि कौन कौन पैसा ले सकता है। देखिए, कोई भी बैंक पैसा ले सकता है उधार, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, एनबीएफसी ले सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पैसा उधार ले सकती है, और जो भी आरबीआई का क्लाइंट है, जो भी आरबीआई का क्लाइंट है वो भी आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है, लेकिन वह रेपो रेट पर ही लेगा। अगर आपसे कहें कि गवर्नमेंट क्या बैंक रेट पर नहीं ले सकती, अगर कहें कि क्या एनबीएफसी बैंक रेट पर पैसा ले सकती है, नहीं ले सकती, तो फिर आप कहेंगे कि वहां तो फायदा है, क्योंकि वहां पर तो बैंक रेट में कोलेटरल यानी कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। देखिए, पहली बात कि वह रेट बहुत पुराना है, जब से हमारी आरबीआई काम कर रही है तब से वो रेट चल रहा है, लेकिन ये जो बैंक रेपो रेट है ये 2000 में आया है। अब इस 2000 में कोलेटरल रखना जरूरी है, तो कोई भी बैंक यदि पैसा लेना चाहता है तो रेपो रेट पर ही मिलेगा। तो बैंक रेट का काम क्या रहा? बैंक रेट अब इस समय पीनल रेट लगाने के काम आता है। जैसे उसने कहा कि आपको एसएलआर कोटा मेंटेन करना है, ठीक है, आज एसएलआर कोटा आपने मेंटेन किया नहीं तो आप पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी? 6.75% पीनल रेट, क्योंकि जो बैंक रेट है वही लगेगा, प्लस 3% की आप पर यहां पर वो लगेगी, आपकी फाइन लगेगा। पेनल्टी जो लगेगी वो पीनल रेट्स में काम आता है फिलहाल बैंक रेट। अब मेन टूल जो है वो हमारा रेपो रेट है, ना कि बैंक। ठीक है, बैंक रेट में आप एक और चीज सोचिए, आप अगर 100 रुपए लेने जाते हैं उधार तो आपको ये अंतर कोई पता नहीं चलेगा 100 रुपए पर 6.5% का ब्याज देना है या 6.75% का देना है, दोनों में कोई फर्क नहीं लगेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप 100 अरब पैसे लेने जाएंगे या 100 करोड़ रुपए लेने जाएंगे तब आपको ये 0.25 का फर्क समझ में आएगा, कई करोड़ रुपए में ये फर्क पहुंच सकता है। इसीलिए बैंक ज्यादातर प्रेफरेंस जो देते हैं वो सब रेपो रेट पर ही देते हैं, रेपो रेट पर गिरवी रख करके, क्योंकि हर एक बैंक चाहता है कि वो बाद में दिवालिया ना हो जाए, बैंक वहां पर गिरवी रख करके कम पैसे में पैसा ले आता है, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप भी बताइए, आप पर कुछ गिरवी रखने के लिए है, आपको गिरवी रख करके कोई चीज 5% के ब्याज पर मिलती है और बिना गिरवी के 10% पर, आप भी कहेंगे कि ये चीज तो घर पे रखी है, इसको घर पे क्यों रखना, इसे उठा करके हम गिरवी रख देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ठीक ठाक पर आपको मिल जाएगा। तो यहां बैंक जो प्रीफरेंस देते हैं, एक तो कम समय को देते हैं, इसीलिए उनके पास ऑप्शन बचता है रेपो रेट का, साथ में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाता है, क्योंकि उसे पैसा तो वापस करना ही है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख करके उसे पैसा वापस करने में भी मदद मिल जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा, इसमें बैंक, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनबीएफसी और बाकी का कोई भी पैसा क्लाइंट इसका ले सकता है। और रीपर्चेज रेट इसे कहा जाता है, 2000 में शुरू हुआ है और 5 करोड़ रुपए कम से कम इसमें ले लिया, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, 5 करोड़ की कम से कम है। याद रखिएगा, यहां पर हमने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रेपो रेट, ये आपको दोनों चीजें बता दी। ठीक है, अब अगला टर्म समझते हैं कि भाई अगला क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया है आई होप। के बाद अब हमें अगला समझना है, अगला क्या है, अगला देखते हैं। अब आता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर क्या है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या है इसके बारे में समझते हैं भाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है। एसएलआर क्यों शुरू हुआ, किस वजह से आया, इसके बारे में देखिए। एसएलआर क्या है, देखिए आपको बताएं, ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, कलर चेंज करते हैं, वही वाला कलर आपके लिए लग रहा है। ये हमारा यहां पर एक बैंक है, आपने क्या किया, बैंक में इस व्यक्ति ने पैसा डाला, फॉर एग्जाम्पल आपने डाल दिए इसमें 1 लाख रुपए, 1 लाख। बैंक इस पैसे का क्या करेगा, ये उठा करके इसे दूसरे व्यक्ति को दे देगा, इसने इसको 1 लाख रुपए दे दिया। लेकिन जब आप पैसा डालने गए तो आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट किसी में भी पैसा डाला, ये पैसा आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में डाला, लेकिन ये जो पैसा लेके आएगा ये हमेशा लोन कहलाएगा, लोन कहलाएगा। और लोन जो मिलता है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है, जैसे 5 साल, 3 साल, 4 साल, 10, जो आप चाहते हैं लोन उतने समय के लिए मिल जाएगा। 5 साल के लिए मान लेते मिलता है। ये पैसा जो आपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में डाला है, ये पैसा आप कभी भी बैंक से जाकर के ले सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है। इस आपने तो डाला 1 लाख रुपए बैंक में, 1 लाख रुपए उसने उठा करके किसी को लोन दे दिया, यही तो करता है, इसकी टोपी इस पर पहनाता है वो, बैंक ऐसे ही करता है, उसने ऐसे ही किया। अब आपका दिमाग हुआ 2 दिन बाद कि यार मैंने 1 लाख जो डाला है, मुझे काम पड़ गया है, मैं जाता हूं बैंक से पैसा ले लेता हूं। ये आया और बैंक में आकर के, सर मेरा पैसा दे दीजिए, जो कल परसों मैंने डाला था 1 लाख रुपए। बैंक बोला, अरे तुम्हारा पैसा तो हमने किसी को दे दिया है, अब वो 5 साल बाद वापस करेगा। क्या ऐसा बैंक कर सकता है? अगर बैंक ऐसा कर दे तो क्या होगा, यही व्यक्ति जिसका पैसा इसमें पड़ा है, ये 4 लोगों को और बताएगा और 10-20 लोग सारे मिलकर के यहां आएंगे और लोग आएंगे और कहेंगे कि हमारा पैसा जो बैंक में था वो पैसा वापस करिए। ऐसी कंडीशन को, क्योंकि बैंक के पास तो है नहीं पैसा वापस करने को, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं बैंक रन। कंडीशन खराब हो सकती है, बैंक समाप्त हो सकता है ऐसी कंडीशन। इसलिए आपको समझ में आया ना कि ये पैसा यहां आया, यहां से यहां पहुंचा, इससे ले नहीं सकता क्योंकि इसे तो 5 साल के लिए बोला है, इसको वापस करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। बड़ी समस्या बैंक के साथ। तो बैंक रन की कंडीशन ना आ जाए, इसीलिए आरबीआई ने एक रूल बनाया है, सभी का कान पकड़ा है आपको बचाने के लिए। इसको, बैंक को आरबीआई कहता है कि हम आप पर एक रूल लगाते हैं, वो आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए है, कि आपके पास जितना भी पैसा आएगा उस पैसे का 18%, उस पैसे का 18% आपको अपने ही पास रखना है। 18% अपने ही पास रखना है, कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में
और गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। इन तीनों फॉर्म में आपको बराबर बराबर पैसा रखना है अपने पास। याद रखिएगा, अपने पास की फॉर्म में, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। ये 18% जो होगा ये एनडीटीएल का 18% होगा। अब नया टास्क कि एनडीटीएल क्या है। देखिए, बैंक के पास 4 तरीके से पैसा आता है। एक है करेंट अकाउंट, एक है सेविंग अकाउंट, एक है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एक है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इन 4 तरीकों से ही पैसा आता है, इसके अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है। इन्हीं चारों तरीकों से पैसा गवर्नमेंट उसके बैंक के पास आता है। इसमें ये जो पैसा है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, आप इस पैसे को जब चाहे तब बैंक से जाकर के निकाल सकते हैं, कोई टाइम लिमिट तो नहीं होती है। तो ये होता है, चूंकि नेट है, दोनों है, इसीलिए नेट डिमांड। ये क्या है आपका? नेट डिमांड। और ये जो पैसा होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप करके आते हैं, एक समय के बाद आप पैसा वापस निकाल सकते हैं। हालांकि पहले निकल जाता है लेकिन पेनल्टी लगती है एफडी तोड़वाने पर या आरडी तोड़वाने। लेकिन हम बता रहे हैं कि आप अगर इस पैसे को जमा करते हैं तो अगर आपने 5 साल की एफडी कराई है तो 5 साल बाद ही तो पैसा निकालेंगे ना, तो ये आपकी बन जाती है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी याद रखिएगा। तो यहां पर हमारा जो बना वो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल, यही बना है आपका एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इस नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का ही 18% आपको अपने पास रखना है। मतलब आपके पास में अगर 1 लाख रुपए आए तो इसमें से 18,000 रुपए आपको अपने ही पास रखने हैं। 6,000 गोल्ड, 6,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 6,000 आपका कैश। इसी प्रकार आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, सभी का 18% ये डेली आपका काउंट होता है। आपका दिन लगते हैं 2 और रात आपकी 2 और दिन होता है 1 में आपका ये काउंट होता है। डेली बेसिस पर इसको काउंट किया जाएगा, एवरेज आपको इसका रखना होता है। ऐसा हमारी आरबीआई से फायदा क्या है? बैंक रन की कंडीशन से हम लोग बच जाए। लेकिन यहां पर इंटरव्यू में एक सवाल पूछता है, बड़े स्मार्ट होते हैं इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले। किसी ने पूछ लिया, एसबीआई एसओ का एक इंटरव्यू था, उसमें पूछा क्या आप जानते हैं कासा क्या है? कासा, बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट था वो, बोला कासा, ये तो कभी नहीं सुना कासा क्या है। लेकिन एक्चुअल में वो सवाल पूछ रहा था कासा का मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, ये इसी को कासा बोल। अरे यार ये क्या है, कुछ इंटरव्यूअर ज्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, वो अपनी भाई डेली आप किसी चीज का आप यूज करते हैं तो आप ही तो शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं उसका, भाई उन्होंने बना रखा है तो वो कासा करके इसको पूछ लेते हैं। ये बेहुदा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर से वहां बहस तो आप कर नहीं सकते हैं। कासा पूछे करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट है, और राफा पूछे तो राफा आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कासा का पूछा गया है, राफा का नहीं। याद रखिएगा, नेट डिमांड क्योंकि इसकी डिमांड कभी भी जनरेट हो सकती है, और टाइम लायबिलिटी एक समय के बाद ही आप उसे वापस लेने जाएंगे। एक टाइम की लायबिलिटी है बैंक के ऊपर। ठीक है, ये भी आपको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो समझ में आ गया है। याद रखिएगा अपने ही पास, एज फॉर स्टैच्यूटरी एज फॉर सेल्फ, अपने ही पास रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जानते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। यहां पर हमने ये पॉइंट आपको समझा ही दिया है। इसमें ये जो व्यक्ति है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया है ये वही लिया है, एनिमेशन से आपको नहीं बताया। यहां पर ये व्यक्ति जमा करता है, ये व्यक्ति इसको ले जाता है, यही हमने यहां पर समझाया। जो चीज समझाई है वही यही कि 1 लाख रुपए जमा करता है, ये 1 लाख रुपए ले जाता है। ठीक है, बैंक रन की कंडीशन कहलाती है। बैंक रन की कंडीशन से बचने के लिए या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने ऐसा रूल बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं अब सीआरआर। सीआरआर एक और लेयर है सिक्योरिटी की, और ये सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि बैंक जो होता है कमर्शियल, उस कमर्शियल बैंक को अपने पास तो एसएलआर कोटा को 18% रखना है, साथ ही साथ जो पैसा उसके पास आता है उसी पैसे का कुछ परसेंटेज कहां रखना होता है? आरबीआई के पास, केवल कैश की फॉर्म में, केवल कैश की फॉर्म में। अच्छा, एसएलआर कोटा के बारे में एक बात और आपको बता दें, वो क्या? एसएलआर कोटा, अगर कहें कि भाई ये आपका शुरू जो हुआ है एसएलआर कोटा, ये बहुत पुराना है, लेकिन कितना पैसा इसमें दिया जाता है? 1 मिनट, एसएलआर कोटा जस्ट, हाँ जी, एसएलआर कोटा का अगर बताएं कि इसमें मैक्सिमम कितना पैसा आप रख सकते हैं, यानी मैक्सिमम आरबीआई कितना रूल बना सकती है? मैक्सिमम है 40%। एसएलआर कोटा जो होगा ये 40% से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, और मिनिमम में इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आरबीआई चाहे तो 2%, 1% या 0 कर सकती है, लेकिन पहले 2007 से पहले ये जो लिमिट थी ये आपकी 25% की लिमिट थी पहले। लेकिन अब इस लिमिट को 2007 में समाप्त कर दिया गया है, और अब इस समय पर मिनिमम लिमिट, इसीलिए तो 18% चल रहा है। 25% की लिमिट को समाप्त करके अब 18% चल रहा है। आप देख रहे हैं, मैक्सिमम अगर बढ़ाना है तो 40% और घटाना है तो 0% भी हमारी आरबीआई कर सकती है। बात आपको समझ में आ गई है भाई? इस समय पर हमारा कितना चल रहा है? ये 18% एनडीटीएल का ये चल रहा है। आगे हम अगला पॉइंट जो बता रहे हैं आपको, वो अगला पॉइंट क्या है? हमारा कैश रिजर्व रेशियो, यानी उसी पैसे में से एनडीटीएल का आपको 4.5% आपको एनडीटीएल का रखना होगा। वो कहां रखना होगा? आपको आरबीआई के पास। तो ये फिलहाल हमारा 4.5% चल रहा है, और वो एनडीटीएल का रखना है। एनडीटीएल का कहां पर रखना है? केवल आरबीआई के पास। आप देखिए, पहले इन सब चीजों को समझ लीजिए। एक लेक्चर हमारा डेडिकेटेड रहेगा जिसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आप फिलहाल समझ लीजिए, आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, बाद में आप इसको नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम आपको पूरा डेफिनेशन ये सब चीजें आपको मेंशन करा। यहां पर 4.5% चल रहा है फिलहाल, यानी जो पैसा आया उस पैसे में से एनडीटीएल में से, जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास में सेविंग अकाउंट से 25 लाख रुपए, करंट अकाउंट से 25 लाख रुपए, एफडी से 25 और आरडी से भी 25 लाख रुपए आए, टोटल उसके पास आया 1 करोड़ रुपए। इस 1 करोड़ में से 18 लाख रुपए तो उसको रखने होंगे एसएलआर कोटा के तहत अपने ही पास। क्योंकि अपने पास इसलिए रखवा रहा है वो, क्योंकि आपके पास अपना पास रखा हुआ पैसा ज्यादा काम आता है, आपकी अपनी तिजोरी में रखा हुआ पैसा। लेकिन अगर आप किसी को जोड़ने के लिए अपने रिश्तेदार को देते हैं तो वो पैसा इतनी जल्दी काम नहीं आएगा। वही रिश्तेदार यहां पर बैंकों के लिए आरबीआई, क्योंकि यहां पर 4.5% जो रखना है वो कैश की फॉर्म में और वो भी आरबीआई में रखना है। तो अगर आपको अर्जेंट जरूरत है तो आप आरबीआई के पास तो जाएंगे नहीं, इसीलिए आपका ज्यादा है, क्योंकि आपकी तिजोरी में ज्यादा पैसा आपके काम आएगा 18%। और बाकी अगर हम कहें बाकी बचा 4.5 लाख ये रुपए जो रखने हैं ये आपको कैश की फॉर्म में रखने हैं आरबीआई। सवाल ये है कि आरबीआई क्या इस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देगा, चूंकि रखेगा। लेकिन इत्तेफाक अफसोस यहां पर आरबीआई आपको कोई पैसा नहीं देता है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं इस पर, सीआरआर पर। तो ये सीआरआर में पैसा रखा हुआ, बैंक ये मानते हैं कि ये नुकसान है, फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो बढ़ रहा है, क्योंकि पैसे की जो रुपए की वैल्यू है वो हर साल घटती है। यहां पर माना कि जो एसएलआर कोटा में गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो बढ़ रही है, कैश है वो घट रहा है, और आपका जो गोल्ड है उसका भी रेट बढ़ रहा है। तो वहां पर उतना नुकसान कैश के पास, और यहां पर बाकी सारा नुकसान हो जाता है कैश में, क्योंकि यहां पर कैश की वैल्यू घट। आप जानते हैं जो चीज आपको 100 रुपए की मिलती है वो अगले साल 107 रुपए की मिलेगी, ऐसा इस समय पर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। ये एक एवरेज होता है, और स्टैंडर्ड भी मानते हैं कि जब आपकी महंगाई 2 से 10% के बीच में बढ़ती है तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहां पर सीआरआर समझ में आ गया है। कैश रिजर्व रेशियो में कैश रखना होगा, लेकिन किसके पास, आरबीआई के पास। ये दूसरी लेयर है आपकी सिक्योरिटी के लिए। एसएलआर कोटा का अगर जो पैसा है, आप अगर बैंक रन की कंडीशन आती है तो उससे निपट जाइए, अगर फिर भी कम पड़ता है तो आरबीआई आपको पैसा दे देगा। अब अगला टर्म है एमएसएफ। एमएसएफ में क्या है आप याद रखिएगा, एमएसएफ जो आपको बता रहे हैं, एमएसएफ में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, जैसे कोई बैंक है एमएसएफ क्या है, एक कोई बैंक है, ठीक है साहब ये बैंक है हमारा, ओके। ये बैंक जो है चाहता है कि मुझे भाई पैसा चाहिए, ये बैंक जाता है आरबीआई के पास, आरबीआई से कहता है कि सर हमें पैसे की आवश्यकता है, प्लीज पैसा दे दीजिए। आरबीआई कहेगा ठीक है आइए गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम तो दे देंगे। तो यहीं पर कहता है बैंक सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो नहीं है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो बैंक यहां पर पैसा लेगा कैसे, उधार लेगा कैसे। तो इसके लिए आरबीआई कहता है कि देखो आपको जरूरत क्यों है, कि देखो सर अगर आपने पैसा नहीं दिया ना, बैंक कह रहा है कमर्शियल बैंक आरबीआई से, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए आरबीआई कह रहा है कि देखो मेरा दायित्व है आपको बचाना, मैं आपकी मदद करूंगा, आपको पैसा जो मिलेगा वो मैं आपको दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइए। ये कहता है सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं हम, आप पैसा दे दीजिए। तो ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है ना, लेकिन एक बात बताओ, एसएलआर कोटा में जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है 18% एनडीटीएल का, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है ना, कहां सर वो तो रखी है, उसी में से ले आइए, उसी में से आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले आइए। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होगी वो आप लेके आएंगे कितनी, जस्ट अ मिनट, वो लेके आएंगे 2%। एनडीटीएल की 2% के बराबर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जितना आपके पास है उसका 2% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमें ले आइए। उसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी लानी है, एसएलआर कोटा वाली। यहां पर कहता है कि सर फिर आप फाइन नहीं लगाएंगे, नहीं फाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि आपकी कंडीशन खराब है। बट यहां पर कंडीशन ये है कि ये जो पैसा आपको मिलेगा, आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक से, ये पैसा जो आपको मिलेगा ये कम से कम 1 करोड़ आपको लेना पड़ेगा, तभी पैसा हम यहां पर देंगे। यहां पर मैक्सिमम जो आप लाएंगे वो 2% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाएंगे एनडीटीएल की, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। यानी पैसा अगर आपको कम से कम 1 करोड़ हो और साथ में एनडीटीएल का 2% से ज्यादा ना हो। कंडीशन समझ में आ गई है, इतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन कंडीशन है यह पैसा आपको 24 घंटे के लिए मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए इस पैसे को या इस फैसिलिटी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर ब्रिज लोन कहते हैं, या फिर ओवरनाइट लोन कहते हैं, ओवरनाइट लोन कहते हैं। घबराइएगा मत, अभी आप समझ लीजिए, इसके बाद हम आपको ये सब रिटन में देंगे, वहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी नोट डाउन आपको नहीं करना है, केवल समझना है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी केवल और केवल बैंकों को दी जाती है और किसी को नहीं। इसमें एसएलआर कोटा की रखी हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी अधिकतम 2%, कम से कम 1 करोड़ रुपए बैंकों को पैसा दिया जाता है, लेकिन 1 दिन के लिए। बात आपको समझ में आ गई है। अगला पॉइंट यहां पर समझते हैं, एमएसएफ भी आपको समझ में आ गया है। और अच्छा एमएसएफ ये तो रह गया कि आपको एमएसएफ फिलहाल चल कितना रहा है, तो एमएसएफ फिलहाल हमारा चल रहा है, रेट जो लगेगा वो बैंक रेट वाला ही लगेगा। फिलहाल हमारा एमएसएफ है 6.75%, जितना बैंक रेट है उतना ही आपका यहां पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, क्योंकि बैंक कहता है देखो आपकी इमरजेंसी में हम पैसा आपको दे रहे हैं, रेट भी ज्यादा ही ले और पैसा 1 दिन से ज्यादा के लिए। अगला पॉइंट यहां पर समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट जो है हमारा RRR, रिवर्स रेपो रेट क्या है इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए मार्केट में है बहुत ज्यादा कैश फ्लो, मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा है, अब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी,
इसीलिए महंगाई को कंट्रोल करना है, इस कैश फ्लो को कैसे एब्जॉर्ब करे आरबीआई, इसके लिए एक टूल इस्तेमाल होता है और वो है रिवर्स रेपो रेट। नोटिफिकेशन जारी होगा और इसमें कहा जाएगा कि भैया आपके पास, बैंकों के पास जितना भी पैसा है आप प्लीज हमें दे दीजिए और हमें लोन दे दीजिए, इसके बदले में हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लीजिए। बाकी कमर्शियल बैंक कहते हैं ठीक है सर, हम हमारा पैसा नहीं जा रहा मार्केट में या जा भी रहा, हम आप एब्जॉर्ब करना चाहते हैं ना, ठीक है, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दीजिए, हम आपको उतना। यानी यहां पर उल्टा आरबीआई इन कमर्शियल बैंकों से लोन ले लेता है। दरअसल इसके पास पैसे की कमी नहीं है आरबीआई के पास, बट ये करना क्या चाहता है, ये मार्केट से पैसे को एब्जॉर्ब करना चाहता है। ना बैंकों के पास होगा, ना बैंक किसी को लोन दे पाएंगे, ना लोन दे पाएंगे तो ना किसी के पास पैसा पहुंचेगा, कम पहुंचेगा, तो डिमांड की रेट कम होगी, महंगाई कंट्रोल रहेगी। इसीलिए क्योंकि उल्टा है, अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कौन, क्योंकि बैंक पैसा किसने लिया है, अब आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों से लिया है एब्जॉर्ब करने के लिए, और बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी है, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी है, ठीक है। तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, चूंकि उल्टा अब आरबीआई को बैंकों को देना है, इसीलिए इसका नाम ही है रिवर्स रेपो रेट। उल्टा नाम है रिवर्स रेपो रेट। इसका नाम क्यों है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है भाई, याद आपको समझ में आ गया है। विपरीत रेपो दर, क्योंकि यहां पर विपरीत अब आरबीआई देगा, लेकिन बदले में क्या देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बैंक पूछते हैं भैया बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 3.35%। वो बोले बहुत कम है कि हाँ जी, हम जब पैसा आपको देंगे तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे, लेकिन आपसे पैसा लेंगे तो यहां पर आपसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देंगे। बैंक बोले ठीक है चलो जैसे ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया है। रिवर्स रेपो रेट में लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है और बैंकों से पैसा उधार ले लेता है। ये बदले में वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उसी का नाम है रिवर्स रेपो रेट। ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कुछ और रेट्स के बारे में। एक रेट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, एसडीएफ। अगला है एसडीएफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसडीएफ बहुत एग्जाम में आता है यहाँ पर। एसडीएफ जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में आप समझ लें एसडीएफ क्या है, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं फिर आपको बता। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए, जब भी कभी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो आरबीआई इसे एब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंकों को दे देता है और बैंकों से लोन ले लेता है। के बदले वह जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है इसे हम क्या कह रहे थे अभी, रिवर्स रेपो रेट। लेकिन एक बात सोच करके आप बताइए, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये क्या आरबीआई के पास अनलिमिटेड है? मार्केट में पैसा बहुत है, पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होंगी ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा है तो ठीक ही है, नहीं है तो क्या करे आरबीआई, आरबीआई की चिंता बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास में 10 करोड़ की है और मार्केट में जो पैसा है, मार्केट में कैश फ्लो वो 50 करोड़ का है, बताइए आरबीआई कितना खरीद पाएगा, कितना लोन ले पाएगा? 10 करोड़ का, बाकी तो नहीं ले पाएगा ना, नहीं ले पाएगा। जस्ट अ मिनट, तो यहां पर जो पैसा है वो आरबीआई नहीं ले पाएगा। अब आरबीआई ने सोचा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसा टूल निकाला इन्होंने और वो टूल है हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, कि इसमें आरबीआई जो है वो पैसा ले भी लेता है लेकिन कहता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी। तो कमर्शियल बैंक कहते हैं सर इसका फायदा क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी, फायदा क्या है? फिर वो कहता है फायदा ये है कि हम आपको बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पैसा देंगे, लेकिन यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6.25 देंगे, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर के अगर आप पैसा हमें दे रहे हैं दे करके तो फिर आपको 3.35% देंगे। यहां पर इसने इतना दिमाग लगाया बैंक ने, आरबीआई ने। अब बैंक प्रीफरेंस किसको देता है, इसी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को देता है। ये अभी नया इंट्रोड्यूस किया हुआ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये। इसीलिए बैंकों की सबसे ज्यादा प्राथमिकता वाली जो चीज है वो 6.25% है, और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का भरोसा तो है ही। तो यहां पर कमर्शियल बैंक जो पैसा उधार ले रहे हैं वो ज्यादातर एसडीएफ में ही पैसा उधार दे रहे हैं, कमर्शियल बैंक है बैंकों को आरबीआई को दे रहे हैं, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। यानी ये जो टूल है ये मार्केट में टूल इसलिए लाया गया क्योंकि इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी अनलिमिटेड उसके पास नहीं होगी, मार्केट से पैसा फिर भी अब्सॉर्ब करना है। मतलब यह है कि पैसा भी अब्सॉर्ब हो गया और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं गई, मतलब यहां सांप भी मारा गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये वही है आपका एस। बहुत अच्छा है, इस समय पर बैंक ज्यादातर प्रेफरेंस इसी को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको एसडीएफ भी समझ में आ गया है। अब हम यहां पर सारे रेट्स हमने समझा दिए आपको जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं। अब आपको बता दें कि हमने अभी समय क्या क्या बातें आपसे की है। वो पहला आपको बताया बैंक रेट, दूसरा हमने बताया रेपो रेट, तीसरा हमने बताया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, चौथा हमने बताया कैश रिजर्व रेशियो, और पांचवा हमने बताया मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, छठा हमने बताया रिवर्स रेपो रेट, और सातवां हमने बताया है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये सारे रेट्स हमने बताए। लास्ट में हमने बताया ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, जब कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारी आरबीआई बैंकों को बेचती है, जिससे इंप्लॉयमेंट को बढ़ाना है या फिर महंगाई को घटाना या बढ़ाना है, उसके लिए एब्जॉर्ब करना या मार्केट में कैश फ्लो को बढ़ाना, इसके लिए काम करती है। यही हमारा क्या है, यही हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। भाई यहां पर आपने ये तो समझ ही लिया है। इसके बाद अब यहां पर कुछ बातें और
तो क्या बात है, हमने अगर देखा कि बैंक रेट जो है वो आपका बैंक रेट जो चलता है फिलहाल, नेट बैंक रेट हमारा फिलहाल कितना चल रहा है 6.75%, रेपो रेट 6.50% और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% एनडीटीएल का, सीआरआर जो चल रहा है कैश रिजर्व रेशियो 4.50% चल रहा है, एमएसएफ 6.75% चल रहा है जितना बैंक रेट है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है फिलहाल, एसडीएफ 6.25% चल रहा है और ओपन मार्केट ऑपरेशन का कोई रेट नहीं। भाई यहां पर ये बातें आपने समझ ली है, इसीलिए हम एक काम करते हैं, इसमें से ओपन मार्केट ऑपरेशन को हटा देते हैं, अगर हट जाता है तो चलो छोड़ देते हैं। यहां पर इतने रेट हैं। अब बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका बार बार आपका क्या होता है, बार बार मीटिंग होती है, 4 से 6 मीटिंग होना अनिवार्य है। वो कहते हैं कि ठीक है यार, ऐसे रेट हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो बड़ा ही दिमाग खराब हो जाएगा। कभी बैंक को रेट को बढ़ा रहे हैं, कभी रेपो रेट को घटा रहे हैं। वही डीजे वाला हाल देखा आपने, चश्मा लगा लेता है डीजे, यहां पर भोंपू सा लगा लेता है और उसके बाद ऐसे करता रहता है। ये रेपो रेट, बैंक रेट, लिक्विडिटी, एसएलआर, सीआरआर ऐसे करके उसका भी हाल हो जाएगा, किसको बढ़ाएं किसको घटाएं, ये करना पड़ेगा। बैंक दिमाग खराब हो जाता है आरबीआई का। आरबीआई सोचता है हमें बीच का रास्ता निकालना होगा, इनमें से पेचकस से एक को टाइट करेंगे, एक टाइट करेंगे तो बाकी के सारे ऑटोमेटिक टाइट हो जाएं, बाकी के ऑटोमेटिक टाइट हो जाएं। तो इनमें से आप सोचिए आपको कौन सा रेट ऐसा लगता है जिसका केवल उसी का पेच टाइट होता है तो बाकी के सारे रेट्स ऑटोमेटिक बढ़ जाए। उसका कम करते हैं तो बाकी के रेट कम हो जाते, उसका कम करेंगे तो बाकी, यानी वो उसी पर कनेक्टेड है सारी। तो इसमें एक मेजर रेट है। बैंक मॉनेटरी पॉलिसी जब चेंज करता है तो केवल उसी में चेंज करता है, बाकी सभी में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसमें जो रेट है उसका नाम है रेपो रेट। क्या नाम है उसका? रेपो रेट। रेपो रेट में थोड़ा सा बढ़ाएगा, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाएगा और इसको कर देगा 6.55। जैसे ही 55 किया तो बाकी एसएलआर 18.5, सीआरआर 4.55, सब 5-5 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएंगे। सवाल आया बेसिस पॉइंट क्या है, अभी बताएंगे बेसिस पॉइंट क्या है। तो यहां पर रेपो रेट वो रेट है जिस पर ध्यान दिया जाता है। बैंक टेंशन नहीं लेना चाहता, बस इसको टाइट करता है, थोड़ा सा इसको लूज करेगा, कम हो जाएगा, बाकी सारे कम हो जाएंगे। इसीलिए मेन रेट यही है, पॉलिसी इसी पर बनती है, इसीलिए इसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, रिपर्चेज रेट, पॉलिसी रेट और ये रेपो रेट, 3 नाम है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी को बढ़ाया जाएगा और बेसिस पॉइंट में बढ़ाया जाएगा। 1% बराबर बेसिस पॉइंट होते हैं 100 बेसिस पॉइंट। अखबारों में जब न्यूज आती है तो उसमें कहता है कि रेपो रेट हमारे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए या 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए, ऐसे कहता है। तो बेसिस पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए फिलहाल 6.75% ये चल रहा है, 6.50% रेपो रेट चल रहा है, अब आपको खबर मिलती है कि इस समय पर 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 7.50% इस समय रेट हो गया, यानी 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1% की बढ़ोतरी। अगर कहता है कि 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए तो मतलब यहां पर 6.50 है तो हो जाएगा 6.55%। अगर घटा दिया गया, मान लो कह रहा है कि 10 बेसिस पॉइंट की घटोतरी की गई है, घटाया गया है, तो आपको क्या समझना है, 10 यानी 6.40% हो गया। सिंपल, सारे रेट्स में ऐसे ही चेंज होता है। अगर 50 बेसिस पॉइंट है तो आधा परसेंट यानी 50.50 बढ़ेगा। अगर 200 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए गए मतलब 2% बढ़ा। ऐसे ही आता है आपका एग्जाम में भी, ऐसे ही आपसे इंटरव्यू में और ऐसे ही आपके अखबार में आता है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि यहां पर जो टाइट करेगा सारे टाइट होंगे, लेकिन एक रेट ऐसा है जो टाइट नहीं होता है, वो जैसा है वैसा ही बना रहता है। सोचिए आपके अनुसार वो रेट कौन सा हो सकता है। तो आपके अनुसार जो भी रेट है, बट आपको बताएं एक्चुअल आंसर है उसका, वो रेट कौन सा है, वो है रिवर्स रेपो रेट। वो क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि भैया हम उन सभी रेटों को बढ़ा रहे हैं, जब आपको लोन देंगे तो आपसे पैसा कितना लेंगे उनको बढ़ा रहे हैं। हमने कब कहा जो आपसे लेंगे उस पर भी रेट बढ़ा करके देंगे? हमने तो नहीं कहा ना। इसीलिए रिवर्स रेपो रेट हमेशा फिक्स रहता है, ये जब चेंज करना होगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए इसको हम फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट भी कहते हैं, FRRR भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा गया था एक बार सवाल, ज्यादातर लोगों ने गलत किया क्योंकि उन्हें लगता था कि फिक्स्ड और रिवर्स रेपो रेट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो रिवर्स रेपो रेट पढ़ा है। यहां पर बैंक कहता है कि हम उन रेट्स को बढ़ा रहे हैं जो आपको दे रहे हैं। हमने कब कहा कि हम उनको भी घटा रहे हैं? तो यहां पर भाई हमने आपको ये समझा दिया है। माफी चाहेंगे, यहां पर लाइट जाने की वजह से कुछ चीजें आप डिस्टर्ब हुई हैं। भाई यहां पर आपने समझ लिया है। और अगर एक जस्ट अ मिनट, यहां पर आपने सारे रेट समझ लिए हैं और बैंक रेट, रेपो रेट, SLR, CRR, MSF, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये आपने सभी समझ लिए हैं। मुझे लगता है कि यहां आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर कर देंगे। और अगले नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी हमारा लेक्चर यहां डिस्टर्ब हुआ है, अगले लेक्चर में आपको सारी बातें आगे और समझाएंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे करवाएंगे। तो अभी फिलहाल आप मैनेज कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और भाई यहां पर हमने आपको सारी चीजें समझाई दी है। कोई डाउट, अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो पूछिएगा, हम क्वेश्चन आपको जरूर करेंगे, आपसे जवाब जरूर देंगे। भाई अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इसी तरीके की आपको लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि करंट अफेयर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में मिलते रहेंगे।
और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी लेक्चर में हमने कोशिश की है कि आपको क्वांटिटेटिव टूल समझा सके, हमने समझाने की कोशिश की है। अगले लेक्चर में हम आगे के कुछ प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसके बाद फिर आपके क्वांटिटेटिव के बाद क्वालिटेटिव टूल्स को भी समझेंगे और आपको पूरी बातें यहां पर लिखवा भी देंगे। आपको अभी नोट नहीं करना था, अभी समझना। ठीक है, लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 2 समझेंगे। आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का, चाहे बैंकिंग का हो, ये उसका बैकबोन एक टॉपिक है। ये चैप्टर इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि इस चैप्टर से ऐसा हो नहीं सकता है कि बैंकिंग में प्रश्न ना पूछे जाएं, और इंटरव्यू में यदि बैंकिंग, आईबीपीएस, आरआरबी का कोई पेपर है, एसबीआई का पेपर है, आईबीपीएस का, नेशनलाइज्ड बैंकों का कोई पेपर है, या खुद आरबीआई का पेपर है, ऐसा हो नहीं सकता है कि इंटरव्यू में यहां से प्रश्न ना पूछे जाएं। ये बैकबोन आप मानिए, बैंकिंग का बैकबोन है। हमने लास्ट लेक्चर में, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नंबर 1 था, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स होते हैं, और इन टूल्स को यदि बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, इसकी शुरुआत कब होती है, ये सब हमने उसमें डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिया है, उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से आपकी समझ बिल्ड होगी। और आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हम जानेंगे इसका पूरा थ्योरी, क्या इंपैक्ट मार्केट पर पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी के बढ़ जाने से या घट जाने से। साथ ही साथ जानेंगे कि इन रेट्स को हम कहां पर चेक करें जिससे कि हमारा एग्जाम में एकदम सही हो, और बाकी इंटरव्यू में जाने से पहले वहां चेक करके जरूर जाएं। तो हमारे साथ बने रहिएगा और आपको बताएंगे कि ये चेक कैसे किए जाते हैं। लेक्चर के लास्ट में हम इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए अब तक, वो प्रश्न भी आपसे करवाएंगे क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने यहां पर प्रश्न भी रखे हैं। प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर हम पार्ट 2 में समझेंगे, और सबसे पहले यहां पर जान लेते हैं बैंक रेट क्या है। बैंक रेट आपको हमने टूल्स के बारे में पहले बता दें कि टूल्स कौन कौन से थे जो आपको हमने लास्ट लेक्चर में समझा दिए हैं, यानी प्रीवियस में। तो देखिए, टूल्स में नंबर 1 है हमारा बैंक रेट, उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा नंबर रेपो रेट, तीसरा हमने पढ़ा था स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जिसे कहते हैं, और चौथा हमने पढ़ा था कैश रिजर्व रेशियो जिसे हम सीआरआर कहते हैं। के बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्स रेपो रेट यानी ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ हमने पढ़ा था। इन टूल्स के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको प्रैक्टिकली सब समझा दिया था, ये क्या होते हैं, मार्केट में इनके बढ़ने से घटने से क्या फर्क पड़ता है, और ये टूल क्यों शुरू किए गए, क्या वजह थी कि एसएलआर को शुरू करना पड़ा। लेकिन आज फिर से हम एक बार इसके बारे में गो थ्रू करेंगे और आप उसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट क्लास में हमने लिखवाया कुछ नहीं था, केवल समझाया था। यहां पर अब आपको नोट करते चलना है, और आप जब भी कभी रिवीजन करेंगे तो केवल एक बार गो थ्रू करिएगा, आपको सारा रिवीजन हो जाएगा। तो यहां पर हम स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, नोट्स बनाना तो सबसे बेस्ट है। तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक रेट क्या होता है। कमर्शियल बैंक, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, इनको यदि पैसे की आवश्यकता होती है तो ये आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, और आरबीआई इनको पैसा दे भी देता है, लेकिन उस पर एक चार्ज लेता है। आरबीआई फ्री में पैसा थोड़ी देगा, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लेगा। तो कमर्शियल बैंकों को पैसा जब देता है तो उनसे कहता है कि भाई आप जब वापस करेंगे तो इस पैसे को वापस करना, जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, साथ में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करना। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। ये आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों पर लागू किया जाता है या उन पर चार्ज किया जाता है। याद रखिएगा, हमेशा ये जो रेट होगा, ये बैंक रेट जो होगा वो हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, तभी आप उसे कहेंगे। तो कोई भी बैंक यदि 90 डेज से ज्यादा कोई पैसा लेने गया है आरबीआई के पास तो उसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, और लॉन्ग टर्म होगा तभी आप उसे बैंक रेट कहेंगे। अगर 90 डेज से कम के लिए है तो वो अगला टर्म है, उसमें समझाएंगे। बैंक रेट जो होता है हमेशा वो 90 डेज से ज्यादा के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए। एग्जाम में आपसे ज्यादातर पूछेगा लॉन्ग टर्म, कौन सा रेट लॉन्ग टर्म होता है और कौन सा रेट शॉर्ट टर्म होता है। तो लॉन्ग टर्म आपने जान लिया। इस लॉन्ग टर्म रेट को अगर हम देखें कि फिलहाल कितना है, तो फिलहाल एट प्रेजेंट 6.75% ये चल रहा है। यानी अगर कोई बैंक 10 करोड़ रुपए लाता है तो 10 करोड़ रुपए वापस करने हैं, और प्लस 10 करोड़ का 6.75% भी वापस करना होगा। यही होता है बैंक रेट, यह लॉन्ग टर्म होता है। बात आपको समझ में आ गई है। तो यहां पर भाई कुछ और बातें इसके बारे में आप नोट क्या करना है, आपको नोट केवल आपको जो हम बता रहे हैं उसे आप नोट करते चलिएगा। नोट में क्या करना है तो देखिएगा, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स बाय द बाइंग और रीडिस्काउंट देयर एलिजिबल रेटेड सिक्योरिटीज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर्स। यहां पर वही बात हमने आपको लिख करके दी है जो बात हमने आपको समझाई है। बैंक दर को बिल में कटौती दर के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं या डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जो कि ब्याज की तरह
वह दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा लंबी अवधि के ऋणों पर या अग्रिमों पर यानी एडवांसेस पर वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाता है। कमर्शियल बैंक का मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई सा भी सरकारी या प्राइवेट कोई सा भी हो, वो पैसा इसमें उधार लेता है। लेकिन आपको बता दें ये बैंक रेट बहुत ही पुराना टूल है। हमारी आरबीआई के द्वारा यही टूल मेन टूल था, लेकिन अब इसको मेन टूल नहीं माना जाता। इसकी जगह पर सन 2000 में एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और बताएं अगर बैंक रेट बढ़ जाए या घट जाए तो इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं मार्केट में। जब भी कभी बैंक रेट बढ़ेगा, क्योंकि हमने बताया 6.75% है, तो बताइएगा बैंक रेट को यदि हम बढ़ा दें तो कमर्शियल बैंकों को लोन ही आरबीआई से महंगा मिलेगा, और जब कमर्शियल बैंकों को लोन आरबीआई से महंगा मिलेगा तो मार्केट में भी वो तो महंगा ही लोन बेचेंगे ना, महंगा ही पैसा जाएगा ब्याज पर, तो लोन लेने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि महंगा लोन मिल रहा है। इसीलिए जब महंगी लोन की वजह से लोग कम लोन लेंगे तो मतलब मार्केट में पैसा ही कम पहुंचेगा, लोगों की डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो महंगाई कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि बैंक रेट के बढ़ जाने से मार्केट में महंगाई कम होती है। याद रखिएगा, कम होती है। अगर बैंक रेट को घटा दिया जाए, जैसा कि 6.75% फिलहाल चल रहा है, अगर इसे हम घटा दें तो महंगा लोन पहले मिलता था, लेकिन घटाने पर अब कमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, और कमर्शियल बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो मार्केट में भी तो ये लोन सस्ता ही देंगे, और जब मार्केट में लोन सस्ता जाएगा ज्यादातर लोग लोन लेना चाहेंगे, और ज्यादातर लोन लोग अगर लेंगे मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसा ज्यादा पहुंचेगा तो महंगाई ज्यादा हो जाएगी। मतलब रेट के घटने से महंगाई बढ़ती है, रेट के बढ़ जाने से महंगाई घटती है। आरबीआई इसका इस्तेमाल ऐसे ही करता है। बट अब ये रूल जो है, अब ये टूल जो है वो बैंक रेट अब मेन टूल नहीं रहा। इस टूल की जगह पर अब एक नया टूल आ चुका है जिसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट भी एक ऐसा ही रेट है जैसा कि बैंक रेट था, लेकिन इसे सन 2000 में शुरू किया गया। और इसमें देखिए क्या है, इसमें वही चीज है कि कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेगा, लेकिन वो पैसा 90 डेज से कम होगा, इसीलिए इसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। ये दीर्घ अवधि के लिए नहीं होता, यह छोटी लघु अवधि के लिए होता है, शॉर्ट टर्म होता है। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म। और ये फिलहाल जो चल रहा है रेट वो 6.50% चल रहा है। तो कोई भी कमर्शियल बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ये बैंक अगर आरबीआई से पैसा उधार लेने जाते हैं तो पैसा तो मिलता है, लेकिन उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये मेन टूल है हमारी आरबीआई का, जो कि सन 2000 में शुरू हुआ है। अब इसी पर आरबीआई मेन गेम खेलती है। एक बात और कि बताइएगा, कोई भी कमर्शियल बैंक यदि आरबीआई से पैसा लेने जाएगा और वापस न किया तो लफड़ा हो सकता है ना। तो यहां पर कोई भी कमर्शियल बैंक यदि पैसा लेने जाता है तो कुछ ना कुछ कोलेटरल यानी गिरवी रखवाया जाता है। और गिरवी क्या रखेगा? कोई भी कमर्शियल बैंक क्या ब्रांच को गिरवी रखेगा या बैंक मैनेजर को गिरवी रखेगा? नहीं, वो रखता है एक पेपर, वो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहां पर ऐसे कोलेटरल रखा जाता है। कोलेटरल क्या रखा जाता है? गिरवी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है। तो आप कहेंगे कि सर क्या पहले वाले में बैंक रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रखते? ना, उसमें नहीं रखते, उसमें नहीं रखते। हम आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं उसमें क्यों नहीं रखी जाती। इस लेक्चर में हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम ले रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे बनती है, कब बनती है, कैसे बिकती है, कैसे बैंक लोन देता है, ये पहले लेक्चर में आपको देखना पड़ेगा। पहला लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, एक बार उसे गो थ्रू करिएगा, समझिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आखिरकार होती क्या है, ये कैसे बनती है। तो यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज ए कोलेटरल रखी जाती है, उसके बदले में आरबीआई उसे पैसा उधार देता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई के लिए नियम है, आरबीआई ने नियम बनाया है कि अगर कोई बैंक हमसे से कम 5 करोड़ रुपए लेगा तभी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो यहां पर आरबीआई बैंकों को या फिर एनबीएफसी को, एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी अगर पैसा लेता है या फिर कोई भी क्लाइंट, हमारी आरबीआई का कोई भी क्लाइंट पैसा उधार लेता है तो वो रेपो रेट पर ही लेगा, बैंक रेट पर नहीं ले सकता, क्योंकि रेपो रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखी जाती हैं और बिना कोलेटरल के आरबीआई ना तो स्टेट गवर्नमेंट को, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना ही एनबीएफसी को। एनबीएफसी क्या होती है? एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी वो कंपनियां जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक के जैसे काम कर रहे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस, आप बताइएगा फाइनेंस देने का काम या लोन देने का काम तो बैंक का है, लेकिन वो करता है, इसीलिए वो एनबीएफसी बैंक है। एनबीएफसी है, बैंक नहीं एनबीएफसी है। इसी प्रकार आप एक एग्जांपल और जानते होंगे, ये आपका एलआईसी जो है, एलआईसी आपका एफडी भी करा देता है, एलआईसी आपको लोन भी दे देता है। इसका मतलब ये काम तो बैंक का है लेकिन वो बैंक तो नहीं है, इसीलिए उसे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। ये भी पैसा उधार आपका रेपो रेट पर ही लेती है और रेपो रेट के एवज में वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। एक बात और याद रखिएगा, फिलहाल ये कितना है? 6.50 है। एक बात और याद रखनी है, वो क्या कि जब कोई कमर्शियल बैंक पैसा उधार लेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के आएगा गिरवी और पैसा ले आएगा। समय पूरा हो जाने के बाद पैसा लेके जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा और जमा करके बोलेगा सर जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके यहां पर रखी थी गिरवी, अब उसे हम वापस दे दी। तो यहां पर आरबीआई उसे वापस कर देता है। मतलब कमर्शियल बैंक जो होते हैं वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रीपर्चेज कर लेते हैं, इसीलिए हम इसे रीपर्चेज रेट के नाम से भी जानते हैं। रीपर्चेज रेट भी होता है ये।
अच्छा, आजकल हमने बता दिया कि सन 2000 के बाद अब आरबीआई का मेन टूल बन चुका है। आरबीआई केवल इसी के पेज टाइट करता है, मतलब रेपो रेट को बढ़ा देगा बेसिस पॉइंट में। बेसिस पॉइंट क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, फिर से बता देते हैं कि 100 बेसिस पॉइंट बराबर 1% होता है। अगर यहां पर 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की जाएगी रेपो रेट में तो हो जाएगा 6.55%। ये लास्ट लेक्चर में पूरा प्रैक्टिकल हमने आपको बताया था। इसका मतलब बाकी के सभी रेट्स में भी 0.5 का या 5 का बेसिस पॉइंट का बढ़ोतरी सभी में हो जाएगी, यानी इसी में नहीं बाकी सभी में भी हो जाएगा। यही मेन टूल बना हुआ है, यानी पॉलिसी आजकल जो बनती है वो रेपो रेट पर बनती है, इसीलिए हम इसे रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको लिखवा देंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी आपने समझ लिया है। ठीक है, हमने बताया कि इसमें कम से कम कितना रुपया लेना जरूरी है, तो 5 करोड़ रुपए लेना इसमें आवश्यक है। आगे जान लेते हैं भाई, इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए। रेपो दर, जिसे repo rate is also called repurchase rate, is the interest rate that banks pay when they borrow fund from the Reserve Bank of India to meet their short term funding requirements। उसकी जो शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है, कुछ समय के लिए पैसा यदि चाहिए होता है, लेकिन याद रहे वह पैसा 1 दिन से ज्यादा के लिए होना चाहिए, मतलब 2 दिन से लेकर के 90 दिन तक के बीच का होना चाहिए, तभी आप उसे रेपो रेट कहेंगे। तभी आप उसे रेपो रेट कहेंगे। इसी रेपो रेट पर कौन कौन पैसा उधार लेता है? अमाउंट कम से कम 5 करोड़ लेना पड़ेगा, ये कंडीशन है। अगर आप 5 करोड़ से कम लेना चाहते हैं तो मिलेगा ही नहीं। अदर नेम इसके पॉलिसी रेट और रीपर्चेज रेट भी है। कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखा जाता है, शॉर्ट टर्म होता है। स्टार्ट हुआ है ये 2000 एडी से। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, कंफ्यूज मत होइएगा। एनो डोमिनी मतलब होता है 2000 एडी में शुरू किया गया है। एडी का मतलब थोड़ा सा आपको बता दें, देखो एडी का क्या मतलब होता है। आप जानते हैं कि हमारा फिलहाल जो चल रहा है वो 2024 चल रहा है। आप एक काम करिए, वापस जाइए, यहां पर आ जाइए 2023 पर। इसी प्रकार वापस जाते जाते आप आ जाइए 1800 पर, और वापस जाइए आप आ जाइए 0 पर, 0 पर पहुंच जाइए। भाई एक बात बताइए, 0 से पहले क्या कुछ था? नहीं। हमने काउंटिंग करना, यानी जो हमारा कैलेंडर है जिसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये सब पढ़ते हैं, ये कैलेंडर जो है इसकी शुरुआत यहां से होती है। इससे पहले भी कुछ ना कुछ था, तो इससे पहले का जो समय था उसे हम बीसी बोलते हैं, या अब नए शब्दों में इसे बोला जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन इरा। अब बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे बिफोर क्राइस्ट। ये बीसी पहले का समय है। ठीक है, अब ये जो 0 से बीच का ये वाला जो समय है, ये वाला क्या कहलाएगा? इसका मतलब 2024 फिलहाल चल रहा है। जब पहले 2024 होगा तो पुराना वाला 2024, यानी 0 से पहले का 2024 साल पहले वो भी होगा, उसको बीसी बोलेंगे। लेकिन इसे बोलेंगे, ये जो समय है 0 से यहां तक का, इसे एनो डोमिनी या एडी बोलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। हालांकि इसको हम आपको बता चुके हैं, हम हिस्ट्री की क्लासेस में इसे प्रॉपर तरीके से बताते हैं, थोड़ा और डिटेल बताते हैं। फिलहाल आपके लिए इतना आवश्यक है, इतना हमने बता दिया। ठीक है, तो 2000 एडी यानी यही वाला 2000, इसकी बात कर रहे हैं। अगर बीसी होता तो पहले तो 2024 से वापस जाइए 0 तक, तो 2024 वर्ष ये हो जाएंगे, और फिर 2000 और पीछे जाइए, ये मतलब बीसी का हो जाता। तब तो बैंक था ही नहीं, ये तो 1 अप्रैल 1935 को बना है, उसके बाद ही तो ये सब चीजें शुरू हुई हैं। तो यहां पर हमने आपको पॉइंट बता दिया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। यहां पर हमने बता दिया है कि इसमें पैसा कौन कौन उधार लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनबीएफसी, बैंक और आरबीआई के जो भी क्लाइंट है वो पैसा उधार इसमें लेते हैं। आगे देखते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में आपको फिर से बता दें। एसएलआर क्यों शुरू किया गया है, एक बार फिर से देखिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने आपको वैसे बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं शॉर्ट में। देखिएगा, एक कोई बैंक है, ये मान के चलते हैं ये हमारा बैंक है, ये बैंक है। आपने क्या किया, किसी व्यक्ति ने इस बैंक में कुछ रुपए जमा किए, मान लेते हैं वो पैसा 1 लाख रुपए था। बैंक इस पैसे का करता क्या है, वो उठा करके किसी और को दे देता है, और वो पैसा लेके जाएगा, तो इसे हम लोन कहेंगे। लोन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी टाइम के लिए होता है, जैसे 2 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे ही होता है। लेकिन आपने जो पैसा डाला वो सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में डाला है। सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट का जो भी पैसा है, आप जब चाहे पैसे को वापस निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला पैसा जो होता है, ये 5 साल के बाद या 5 साल में आपको देना है, ये लोन मिलता है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट चालू हो जाती है। मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपए डाला, इन्होंने 1 लाख रुपए उठा करके इस व्यक्ति को दे दिया। अब बैंक के पास क्या है, कुछ नहीं। तो बैंक के पास अब कुछ नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति यदि वापस आ जाए, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। ए व्यक्ति अगर वापस आ जाए और कहे कि साहब मैंने जो पैसा डाला था मुझे वापस दीजिए, तो बैंक है अरे आपका पैसा तो हमने क्लाइंट बी को दे दिया है। क्या बैंक ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। बैंक ऐसा नहीं कर सकता है। क्या बैंक भागा भागा इसके पास जाएगा कि सर हमने आपको 5 साल के लिए लोन दिया था, हमें तो अभी वापस चाहिए, क्योंकि आप वो जो पैसा हमने दिया था वो किसी और का था, ये वो? ऐसा भी बैंक नहीं कर सकता है। बैंक यहां पर फंस जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि यही आदमी किसी और को भी बताएगा कि भाई बैंक से मेरा पैसा नहीं मिल रहा, आपका भी नहीं मिलेगा, सब आप अटकेंगे यहीं पर और कहेंगे कि बैंक हमारा पैसा वापस करिए। इसी कंडीशन को कहा जाता है बैंक रन। तो बैंक रन की कंडीशन से बचाने के लिए आरबीआई ने सभी के लिए रूल बनाया हुआ है कि जितना पैसा आपके पास आएगा उस पैसे का 18% आप जो है अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश और गोल्ड की फॉर्म में रखेंगे अपने पास। तो यहां पर एसएलआर जो है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एक 18% है, और ये 18% किसका है? एनडीटीएल का है। याद रखिएगा, एनडीटीएल का मतलब होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी। इनके थ्रू ही तो बैंक के पास पैसा आता है। इन चारों से बैंक के पास जो भी पैसा आएगा उसका 18% उसे अपने ही पास सेव रखना होगा। मतलब अगर यही व्यक्ति जो आया, इसका 18,000 रुपए इसे अपने पास रखना है, ऐसे जो भी पैसा लेके आएगा उसका 18% अपने पास रखना है। मान लीजिए कभी पैसा वापस मांगने कोई आ भी गया तो तुरंत उठा करके अपने पास से उठा करके दे देगा, बैंक रन की कंडीशन नहीं आएगी। तो बैंक रन की कंडीशन से बचाने के लिए
आरबीआई ने ये रूल बनाया है कि जो भी पैसा आपके पास आएगा उसका आपको अपने पास ही रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जरूर याद रखना है, कैश की फॉर्म में होगा, गोल्ड की फॉर्म में होगा, इसी की फॉर्म में आपको एसएलआर रखना होगा। एसएलआर में यहीं पर हमने आपको बता दिया है, यह सभी अनुसूचित बैंकों पर लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है एनबीएफसी। इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती है। एसएलआर इस समय पर जीरो भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा जरूर होती है 40%। 40% से ज्यादा हमारी आरबीआई इसे नहीं बढ़ा सकती। फिलहाल कितना चल रहा है? 18% चल रहा है। अगर तरलता की बात करें, यह तरल संपत्तियों में सोना, नकदी और जी सैक शामिल है। आपको जो पैसा रखना है वो किस फॉर्म में रखना है? गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में। अगर कहें इट इज मेंशन्ड इन बीआर एक्ट 1949 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, जिसे हम बैंकिंग का संविधान भी कहते हैं, उसी की धारा है सेक्शन 24, उसमें इस एसएलआर का जिक्र किया गया है। एक बात और आपको बता दें कि ये पहले एसएलआर जो था वो आपका 40% फिलहाल मैक्सिमम है, लेकिन पहले इसकी लिमिट थी 25% मिनिमम। मिनिमम इतना हो सकता था, मैक्सिमम की 40% थी, लेकिन आपको तो फिलहाल आपको पता ही 18% है। यानी ये लिमिट जो है अब बंद कर दी गई है। 2007 में इस लिमिट को कैंसिल कर दिया गया कि यदि बैंक चाहे, आरबीआई चाहे तो इसे जीरो भी कर सकती है। फिलहाल इसकी लिमिट जो है कोई नहीं है, मिनिमम लिमिट जीरो भी हो सकता है, लेकिन पहले 2007 से पहले मिनिमम लिमिट 25 थी, लेकिन फिलहाल 18 है, तभी तो चेंज किया गया है। वर्तमान में यह एनडीटीएल का 18% है, ये भी आपने जान लिया। आगे देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में वही सेम चीज है कि बैंक रन की कंडीशन से बचाने के लिए आरबीआई ने रूल बनाया है कि कुछ पैसा आप अपने पास रखेंगे और कुछ पैसा आप हमारे पास भी रखेंगे, जिससे कि अगर मान लीजिए कभी लोग पैसा वापस मांगने आए तो आप दे दें और पैसा निपट जाए तो हमारे पास आ जाए, चूंकि लेयर नंबर 2। तो यहां पर ये केवल एनडीटीएल का 3.35% है। इसमें भी आप बातें जान लीजिए। अच्छा, एक पॉइंट और जो लास्ट में अभी आपने ये देखा, हो सकता है कि आपको मेरी वजह से कुछ चीजें ना दिखी हो, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बार बार शिकायत करते हैं कि आप जो हमारे पीछे आता है वो दिखता नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े ही काम का है। आगे बात करते हैं, हम हट जाया करेंगे जब भी कोई जरूरी बात ऐसी आएगी। आगे बात करते हैं कि ये भी सीआरआर जो है ये भी सभी पर लागू होता है, चाहे वो आपके शेड्यूल्स बैंक हो, सारे उसी पर लागू होगा। इसकी कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है और आरबीआई के द्वारा इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रीवियस वाले में आपको बताया था कि भाई प्रीवियस में हमने आपको बताया था कि जो कैश होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है और किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास। इसका जिक्र किया गया है आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) में इसका जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। और ये फिलहाल कितना है? 4.50% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल यानी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी, इनके द्वारा जितना भी पैसा आएगा उसका आप 4.5% जो होगा वो अपने आरबीआई के पास में जमा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, और आरबीआई इस पर कोई ब्याज नहीं देता है, याद रखिएगा। एसएलआर में भी कोई ब्याज नहीं मिलता है। एसएलआर में रखा हुआ कैश जो है उसकी वैल्यू घटती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, वो बात अलग है। आगे भाई यहां पर सीआरआर जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े काम का है, आप स्क्रीनशॉट इनका रखिएगा, ये एग्जाम में सीधे सवाल यहां से पूछेगा। आगे देखिएगा एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? जब भी कोई कमर्शियल बैंक पैसा लेना चाहता है आरबीआई से और आरबीआई के पास पहुंच जाता है कि साहब हमें पैसा दे दीजिए, आरबीआई कहता है ठीक है लाइए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये कहता है कमर्शियल बैंक, सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही तो नहीं है, इसीलिए तो आपके पास आए, तो अब अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हमारा तो बैंक बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ये कहते हैं। तो आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर बैंक को बचाना, उसके लिए पूरा प्रयत्न करना। तो अब ये आरबीआई कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी तुम्हारे पास नहीं है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती तो हम पैसा दे ही देते। एक काम करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर कोटा की रखी है तुमने, वो तो कोटा मेंटेन किया होगा ना 18% एनडीटीएल का, कि वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उसमें रखी है उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमारे पास ले आओ, लेकिन तुम्हें जो ब्याज पर लोन मिलेगा, पैसा जो मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक दिन के लिए मिलेगा, तो एक दिन मैक्सिमम मिलता है। इसीलिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को हम ब्रिज लोन भी कहते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ब्रिज लोन भी इसे कहा जाता है। ब्रिज लोन के अलावा इसे चूंकि एक दिन के लिए दिया जाता है, इसे हम ओवरनाइट लोन भी कहते हैं। ओवरनाइट लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि पैसा एक ही दिन के लिए मिलता है, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो पैसा मिलेगा वो एनडीटीएल का 2% की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां पर कोई भी कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा लेने जाता है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होती, तो बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख करके पैसा उधार ले लिया जाता है किसी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा, लेकिन यह एक दिन से ज्यादा के लिए नहीं मिलता है। बात समझ में आई? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? अगर बात करें मार्जिनल फैसिलिटी को आप लिखेंगे कैसे, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सुविधा बैंकों के लिए आपातकाल स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की खिड़की है, जब अंतर बैंक तरलता को पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। किसी बैंक के पास अगर कोई लिक्विडिटी पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, उस केस में होता है। याद रखिएगा ये एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, एसएलआर कोटा की, उसी के एवज में ये मिलता है। आगे देख लेते हैं इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया है, तो 2011 9 मई 2011 को इसे शुरू किया गया है। आगे पॉइंट देखते हैं कि इसमें मिनिमम अमाउंट जो होगा वो 1 करोड़ रुपए लेना पड़ेगा, और जो मिनिमम अमाउंट होगा वो 1 करोड़ रुपए है, एंड द मल्टीपल ऑफ 1 करोड़। 1 करोड़ कम से कम है, इससे ज्यादा आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा मिल सकती है एसएलआर कोटा वाली।
ठीक है भाई, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे पॉइंट है कि अवेलेबल जो होता है वो वर्किंग डेज में होता है मुंबई में, और सैटरडे को छोड़ करके बिटवीन 5:30 से लेकर के 7:30 शाम को आपके 5:30 से 7:30 ही अवेलेबल होता है। आप याद रखिएगा अमाउंट दैट कैन बी अवेल्ड अप टू 2% ऑफ देयर रेस्पेक्टिव नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जो टाइम लायबिलिटी एंड नेट डिमांड है, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, इन सबका जो अमाउंट होता है इसके 2% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये 2% तक मिलता है और कम से कम 1 करोड़ मिलता है। याद रखेंगे एनडीटीएल का 2% यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो रखनी है वो 2% से ज्यादा की नहीं रखनी है, क्योंकि यहां पर तो बैंक बहुत सारा लेना चाहेगा, क्योंकि बैंक की स्थिति पहले ही खराब है, इसलिए आरबीआई ज्यादा लोन नहीं देता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला है रिवर्स रेपो रेट। यहां पर क्या होता है कि जब भी कभी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो आरबीआई अनाउंस कर देता है कि भाई जिस किसी के पास पैसा ज्यादा है वो आकर के हमें दे दीजिए और बदले में आप हमसे वो ले लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब उल्टा कौन देता है, यानी लोन यहां पर उल्टा लेता है आरबीआई। इसीलिए आरबीआई ही अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा। उद्देश्य क्या है? पैसे की कमी नहीं है आरबीआई के पास। आरबीआई ये काम इसलिए करता है जिससे कि वो मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर सके, यानी लिक्विडिटी अब्जॉर्ब हो जाएगी तो मार्केट में पैसा होगा नहीं, और पैसा होगा नहीं लोगों के पास तो इसका मतलब मार्केट में चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो महंगाई के टाइम पर ऐसा वो करता है कि रिवर्स रेपो रेट के तहत अब बैंकों से लोन ले लेता है उल्टा, और लोन अब लेने के बदले वो उसे ब्याज भी देगा, तो ब्याज यहां पर आरबीआई उल्टा देता है। रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट दैट बैंक्स गेट व्हेन दे कीप देयर एक्सेस मनी विद द आरबीआई। द रेपो रेट इज ऑलवेज हायर देन द रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, एक पॉइंट और, एमएसएफ हमने आपको बताया नहीं, एमएसएफ में कितना परसेंट फिलहाल चल रहा है। एमएसएफ ये पॉइंट रह गया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। यहां पर जो पॉइंट रह गया वो ये कि एमएसएफ फिलहाल जो चल रहा है वो 6.75% चल रहा है फिलहाल। जितना बैंक रेट है उतना ही एमएसएफ है। क्यों है इतना? क्योंकि बैंक कहता है खत्म हो जाओगे आपको लेना ही पड़ेगा, इसीलिए रेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपके पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। यहां पर अगर देखें तो आपको रेट याद रखना है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिलहाल 3.35% चल रहा है। 3.35% ये पॉइंट भी आपको नोट करके बता देते हैं। फिलहाल हमारा रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है। कौन देता है यहां पर लोन? लोन देता है कमर्शियल बैंक आरबीआई को, और आरबीआई इसी के बदले उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देता है। साथ में बाद में जो कंप्लीट हो जाएगी लोन उसके बाद इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा बाकी बैंकों को। इसीलिए उल्टा है, इसीलिए इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये हमने यहां पर बैंक आपको दिखा दी है, ये एक बैंक है। बैंक यहां पर क्या करती है? लिक्विडिटी को वो करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई एलएएफ रिवर्स रेपो रेट जो है ये 5.5 से 7.5 तक इसकी विंडो होती है। ई कुबेर नाम की एक विंडो होती है, उसी पर ये सेल एंड परचेज होता है। आगे बात करते हैं एसडीएफ क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नया टूल है आरबीआई का। देखिए आरबीआई क्या करता है, मानिए कि मार्केट में बहुत ज्यादा कैश फ्लो है, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी ज्यादा है तो मार्केट में लोग महंगाई बढ़ा रहे होंगे, तो आरबीआई क्या करेगा? फॉर एग्जांपल आपको समझा दें, जैसे मार्केट में मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपए हैं, फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए हैं। अब आरबीआई क्या करेगा? इन्हें एब्जॉर्ब करना चाहेगा, क्योंकि ये मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा रहे हैं, मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। तो अब आरबीआई अनाउंस कर देगा कि भाई जिनके पास भी पैसा है बैंकों आ जाओ, हमारे पास पैसा जमा कर दो, हमें लोन की आवश्यकता है। बैंक कहेंगे ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास तो लिमिटेड होंगी ना, अनलिमिटेड थोड़ी होंगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमने आपको बता दी है ये अनलिमिटेड होंगी। अगर मान लीजिए आरबीआई के पास में 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर के पैसा ले लेगा, लेकिन बचा 30,000 करोड़ रुपए, इतनी तो नहीं होंगी, अनलिमिटेड नहीं होती है ना। मार्केट में पैसा ज्यादा है, उतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या करे? छाप तो सकता नहीं है भाई। इसी केस में वो सोचता है, दिमाग लगाया आरबीआई ने कि हमें कुछ ऐसा टूल लाना पड़ेगा जिस टूल की मदद से ये पैसा एब्जॉर्ब हो जाए और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी ना देनी पड़े। तो इन्होंने कहा बैंकों से कि आइए हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी यदि देंगे तो आपको रेट देंगे, हम उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.35% देंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले। और अगर आप हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं लेते हैं और फिर आप हमें पैसा देते हैं तो पैसा तो हम आपका वापस करेंगे, ये तो ट्रस्ट है, सरकारी है। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको बढ़ा देंगे, क्योंकि बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आप हमें पैसा दे रहे हैं। तो यहां पर बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जो मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 6.25% मिलेगा। अब आप बताइए, तो ट्रस्ट पे चलता है सब कुछ, आरबीआई किसी का पैसा ले और पैसा ना दे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सभी बैंकें ज्यादातर इसी पर ध्यान देते हैं, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पैसा दे आते हैं आरबीआई को, और समय पूरा हो जाने पर 6.25% का ब्याज ले लेते हैं। बताइए आरबीआई का कितना बेहतरीन टूल है। ये टूल नया है, इस टूल को कहा जाता है कि सांप भी मारा गया और लाठी भी नहीं टूटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी नहीं देनी पड़ी और पैसा भी एब्सॉर्ब कर लिया, अनलिमिटेड पैसा हो जाता है एब्सॉर्ब। इसी पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये नया टूल है, फिलहाल 6.25% चल रहा है। इसी रेट को आप स्क्रीनशॉट के साथ में यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा, बड़ा जरूरी है। यूज कैसे होता है इसका? यूज होता है बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के आरबीआई पैसा उधार ले लेता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है इसके बारे में भी समझिएगा। जब कभी भी मार्केट में मंदी होती है तो आरबीआई अचानक से अपने रेपो रेट को कम कर देता है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मार्केट में मंदी है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको लास्ट वाले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको समझा दिया था। यहां पर अगर ऐसा होता है कि मंदी बढ़ रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा हो, तो अचानक से आरबीआई अपने रेपो रेट को कम कर देगा। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका क्या है कि मार्केट में अगर महंगाई ज्यादा हो रही है, तो महंगाई ज्यादा अगर होती है तो वो क्या करेगा? वहां से लिक्विडिटी को एब्सॉर्ब करेगा, अपनी इनको बेच देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी।
और अगर मार्केट में मंदी है तो क्या करेगा, वहां मार्केट में पैसा पहुंचाने की कोशिश करेगा रेपो रेट कम करके। यही तो करता है, इसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करती है। सेल एंड परचेज करना ही यानी लिक्विडिटी को बढ़ाना, लिक्विडिटी को घटाना। लिक्विडिटी बढ़ी मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम हुई एम्प्लॉयमेंट कम आएगा, महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, ऐसे ही होता है। तो यही ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स to the buying and selling of government security in the open market in order to expend or contract the amount of money in the banking system। यहां पर हमने बता दिया कि सेल एंड परचेज किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इसे ही हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर तरीके से बताया। यहां पर आप देखिएगा एक बार ये कि हमने यहां पर कंट्रोल रिसेशन दिखाया है। रिसेशन को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई, यहां पर बैंकों को पैसा दे देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवा लेगा। यहां से क्या होगा, बैंक जब पैसा लेके जाएंगे तो हाई मनी सप्लाई हो जाएगा लोगों के पास और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोगों को चीजें मिलने लगेगी। और जैसे ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चीजें मिलेंगी तो पैसा आते ही आप डिमांड क्रिएट करेंगे और डिमांड क्रिएट होते ही मार्केट में जो चीजें नहीं बन रही थी वो भी बनना शुरू हो जाएंगी, जो बिक नहीं रही थी वो बिकना शुरू हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। हमने कार वाला एग्जांपल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में लिया था, उसमें कार वाला एग्जांपल लिया था, क्योंकि कार वाला एग्जांपल ही ऐसे है कि अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से बढ़ता है। तो यहां पर जैसे मार्केट में पैसा पहुंचेगा तो यहां पर आपका रिसेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसके उलट अगर हम देखें कि कंट्रोल इन्फ्लेशन को मदद कैसे करेगा, तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच करके पैसा उल्टा ले लेगा। उससे क्या होगा कि लो मनी सप्लाई हो जाएगा और हायर इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे, तो लोग पैसा लेने बैंकों के पास नहीं आएंगे। उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो हमारी आरबीआई दोनों कंट्रोल करती है, रिसेशन को, मंदी को भी और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। आगे पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है भाई, यहां पर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम 2004 है, जैसे एमएसएस बोलते हैं। ये क्या है, एमएसएस इज द मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द आरबीआई टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी और मनी सप्लाई बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द कंट्री। ये 2004 में शुरू की गई है। इसमें अर्थव्यवस्था में सरकारी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है इनको बेच करके धन की आपूर्ति को पूरा किया जाता है। यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसे मार्केट में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में दे दिया जाएगा और वहां से पैसा ले लिया जाएगा, फंड्स ले लिए जाएंगे। यही स्कीम 2004 में शुरू हुई है। आगे टर्म रेपो के बारे में देख लेते हैं। टर्म रेपो जो है वो आरबीआई के द्वारा यह सुविधा 14 से 7 दिन के लिए होती है। यह सुविधा केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए है एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, आरआरबी इसमें शामिल नहीं होते हैं, जबकि केवल इसमें कमर्शियल बैंक शामिल होते हैं। ई कुबेर के माध्यम से इसमें नीलामी होती है। ई कुबेर हमने आपको बताई दिया है, इसकी नीलामी माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को की जाती है। टर्म रेपो की इसकी नीलामी जो होती है माह के यानी हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को होती है। न्यूनतम बोली राशि 1 करोड़ रुपए और इसके गुणज जो होते हैं वो 2.3 और जो गुणज है या तो 1 करोड़ होगा या इसके गुणज 2, 3, 4, 5 ऐसे होंगे और 2.5 से 3 के बीच इस शुक्रवार को आयोजन का होता है। आगे बात करते हैं एलएएफ क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में केवल 2 रेट्स आते हैं कि लिक्विडिटी को बढ़ाना या लिक्विडिटी को घटाना। अगर बढ़ाना चाहती है इसमें लिक्विडिटी को तो एक तो यूज होता है रेपो रेट का और एक यूज होता है रिवर्स रेपो रेट का। रिवर्स रेपो रेट में मार्केट से पैसा लिया जाएगा, बैंकों से पैसा लिया जाएगा और रेपो रेट में मार्केट में पैसा दिया जाएगा। लिक्विडिटी को बढ़ाना और लिक्विडिटी को घटाना, यही है एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में केवल 2 रेट आते हैं एलएएफ में, और वो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। याद आ गया, समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है। आगे बात करते हैं बेसिस पॉइंट। हमने आपको बताई दिया है कि 1 बेसिस पॉइंट या 1% बेसिस पॉइंट बराबर होता है 100 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट ये बराबर होता है, ये हमने आपको बताई दिया है। अगर मान लीजिए इस समय समझा देते हैं आपको, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस समय पर चल रहा है हमारा 6.75% बैंक रेट। वैसे बैंक रेट से ज्यादा, चलो बैंक रेट का एग्जांपल ले लेते हैं। बैंक रेट 6.75% चल रहा है। अगर कह दिया जाए कि भैया इस समय हमारा 100 बेसिस पॉइंट, न्यूज़पेपर में आता है ऐसे, न्यूज़पेपर में आएगा कि 100 बेसिस पॉइंट बैंक रेट को बढ़ा दिया गया है, तो मतलब 1% बढ़ गया है। ये रेट बढ़ करके अब कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7.75%। समझ में आ गया। अब अगर कहे कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है तो सिंपल है कि यहां पर पहले कितना है 6.5%, लेकिन अब हो जाएगा 7.25%। 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं। 5 बेसिस पॉइंट का मतलब है अगर अभी फिलहाल 5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए जाएं तो 6.80 हो जाएगा। यही मतलब है बेसिस पॉइंट का, यानी 100 बेसिस पॉइंट बराबर होता है 1%। समझ में आ गया आपको, चलिए ठीक है, समझ में आ गया है। तो अब आप समझ लीजिए इसके अलावा क्या पॉइंट है। इसके अलावा हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट है मार्जिनल एमआर क्या है और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट्स। आगे देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ये पॉइंट हम आपको बताएंगे क्योंकि आगे वाले सेशंस में हमें यही समझाना है। एमआर क्या है इसको बताने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। हम देख लेते हैं फिलहाल रेट्स को कैसे चेक किया जाता है, यानी जो हमारे रेट्स हैं वो कैसे हमें देखने हैं। ये बड़ा टास्क है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इन रेट्स को कैसे चेक किया जाता है वो हम यहां पर देखेंगे। तो भाई यहां पर देखिएगा क्या क्या है। ये जो लास्ट वाले स्लाइड के हैं ये स्लाइड हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो मॉनेटरी पॉलिसी से ही संबंधित है। पहले मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे क्वालिटेटिव टूल। तो क्वालिटेटिव टूल के ये टूल्स हैं जिसमें कि हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। आप इसके लिए इंतजार करिएगा, नेक्स्ट कभी लेक्चर में हम आपको बता देंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी
रेट्स हम कैसे चेक करते हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे या जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इन रेट्स को चेक करके ही एग्जाम देने जाएं, बिना इसके चेक किए न जाएं। और कभी भी गूगल पे चेक ना करें, जैसे आप जनरली डाल के देख लेते हैं कि बैंक रेट क्या है, नहीं चेक करना, आपको साइट बता रहे हैं वहां से चेक करना है। तो इसके लिए आप स्क्रीन से जुड़िएगा, आपको बता दें कैसे कैसे आपको चेक करना है। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर के सर्च करना है आरबीआई। गूगल पे जाकर के सर्च करिएगा आरबीआई, ये हमने आपको आरबीआई दिखा दिया है, और आरबीआई सर्च करके तुरंत आप उसे एंटर करिएगा और आरबीआई आपकी साइट सामने आ जाएगी। rbi.org.in ये भी है। आगे बात करें तो इसी में जाकर के आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखिएगा, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पॉलिसी रेट और पॉलिसी रेट जो आ रहे हैं नीचे, रिवर्स वो है रेशियो है, तो आपको पॉलिसी रेट पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए पॉलिसी रेपो रेट 6.50% चल रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% चल रहा है, हमने बता दिया आपको। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75% चल रही है, बता दिया है। बैंक रेट 6.75% चल रहा है। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है। ये सब हमने आपको बताए हैं, वही रेट हैं। जब भी कभी बढ़ेंगे आप ये चेक करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल में यूज करते हैं तो सिटीजन कॉर्नर करके एक कॉलम आएगा। अगर आप लैपटॉप पे या मोबाइल पर डेस्कटॉप साइट करके यूज करेंगे तो आपको करंट रेट्स पर जाना है। अगर मोबाइल पर अगर आप डायरेक्ट चेक करते हैं बिना डेस्कटॉप साइट के तो आपको सिटीजन कॉर्नर में जाना है। बात आपको समझ में आ गई है? तो कैसे चेक किया जाता है ये भी हमने आपको समझा दिया है, कैसे चेक करना। बात आपको समझ में आ गई है भाई? यहां पर मुझे लगता है कि आपका अब हमें प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न क्या क्या है? तो सवाल नंबर 1 है, मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय द विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति किस संस्था के द्वारा लागू की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत आसान भी है। एसबीआई ना, तो नहीं करता। आरबीआई यस, आरबीआई करता है, आप जवाब दे सकते हैं। से भी बहुत ही आसान सवाल आपको लग रहा होगा। और ये सवाल जो पूछा गया है वो है एसबीआई पीओ 2020 में, आईबीपीएस क्लर्क 2019 में सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई। यूपी कांस्टेबल 2018 में भी पूछा गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मौद्रिक नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना यानी कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसके बाद टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह करना, रेगुलेट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट को नियंत्रित करना। इसका ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो ये आपको लक्ष्य बताना है, एम बताना है। ऑप्शन ये पूछा गया है क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में 2019, आरबीआई असिस्टेंट 2018 और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में 2019 में सवाल पूछा गया है। राइट आंसर है कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी मौद्रिक नीति बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, संदर्भ में देखें तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिटर्न रेशियो, क्रेडिट रिवर्स रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल रिजर्व रेशियो। तो यहां पर ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं, यहां पर हमारा ऑप्शन बी ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ग्रेड बी 2018, एसएससी सीजीएल 2017, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में सवाल पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, यहां पर कैश रिजर्व रेशियो, ये जो है ये कैश रिजर्व रेशियो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा ऐसा एक टूल है जो कि आरबीआई यूज नहीं करती है? आप जानते हैं रेपो रेट यूज होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यूज होता है, कर दर यानी टैक्स रेट, ये कहां यूज होता है? ये तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं था। तो यहां पर ये सवाल जो पूछा गया यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017, आईबीपीएस पीओ 2016, यूपी पुलिस एसआई 2020 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा टैक्स कर यानी टैक्स रेट में ये। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ का पर्पज क्या है? यानी टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू बैंक और टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड। तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको पहले ही बता दिया है कि मैक्सिमम एक दिन के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जैसे ओवरनाइट लोन या ब्रिज लोन भी कहते हैं, एक दिन के लिए पैसा बैंकों को मिलता है। ये सवाल नाबार्ड ग्रेड ए 2022 में पूछा गया है, आरबीआई असिस्टेंट 2019, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, Which rate is known as the discount rate। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, नगद आरक्षित अनुपात है या कैश रिजर्व रेशियो है? पूछा गया है आईबीपीएस आरआरबी 2019, एसएससी सीजीएल 2018, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई में 2018 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बैंक रेट। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि बैंक रेट पढ़ते टाइम हमने आपको बताया भी था, इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विच कमिटी रिकमेंडेड टू अडॉप्ट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित अपनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? कई बार जिक्र किया हमने आपसे, रंगराजन कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और उर्जित आर पटेल कमेटी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा उर्जित आर पटेल, ऑप्शन डी राइट है। आरबीआई ग्रेड बी 2017, यूपीएससी ईपीएफओ 2020 और यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल 2011 में पूछा गया। याद रखिएगा, उर्जित आर पटेल 2000 कमेटी जो बनाते हैं 2016 में बनती है, जिसमें 6 मेंबर होंगे। ये कमेटी के अनुसार जो मौद्रिक नीति समिति बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसमें 6 सदस्य होते हैं, 6 आरबीआई की तरफ से और 6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म्ड इन इंडिया। अभी जस्ट आपसे हमने जिक्र कर लिया है, भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन कब हुआ था? आप तुरंत बता सकते हैं, 2016 में किया गया है। यूपीएससी ईपीएफओ 2020, आरबीआई ग्रेड बी 2018 में पूछा गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 2016। अगला प्रश्न पूछते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति के ढांचे का हिस्सा नहीं है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा टूल ऐसा है जो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है।
राजकोषीय घाटा, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। आप बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है। मुझे लगता है कि यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। ये ऑप्शन जो क्वेश्चन पूछा गया है एसबीआई क्लर्क 2018 आईबीपीएस पीओ 2017 में पूछा गया है। याद रखिएगा आईबीपीएस क्लर्क 2017 में 18 में पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब यही आंसर करने के लिए आप कमेंट करिएगा और उसमें जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है जो आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन भी लिखिएगा ए बी सी डी, कोई भी आपको लगता है। मुझे लगता है कि आप इसका राइट आंसर कर पाएंगे क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसका कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और बाकी इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा यह होगा कि नए नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपने ग्रुप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से बहुत फायदा मिलेगा। आगे बात करते हैं भाई। इसके बाद अगर आप इसके अलावा हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं या फेसबुक इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा यह होगा कि यहां पर सभी लेक्चर्स के जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो करंट अफेयर हो या कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, वहीं पर प्रोवाइड आपको करवाएंगे। टेलीग्राम पर हम डेली करंट अफेयर किस फॉर्म में कराते हैं। वीकली करंट अफेयर आपको संडे सुबह 7 बजे हमारे चैनल पर मिलता रहेगा, मंथली भी मिलता रहेगा। उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। टेलीग्राम पर जब आप सर्च करेंगे @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा टेलीग्राम और ये लोगो आपको दिख जाएगा। लोगो आप सर्च करें। भाई लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहां पर इंडियन इकोनॉमिक्स की सीरीज चला रहे हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स में हम मॉनेटरी पॉलिसी को लगभग समाप्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने पहले ही 2 लेक्चर्स इस पर डिलीवर देख लिए होंगे। अब हमारा ये इस पर मॉनेटरी पॉलिसी पर आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हमारा मॉनेटरी पॉलिसी यहां कंप्लीट हो जाएगा। इस मॉनेटरी पॉलिसी में हमने आपको 2 तरह के टूल्स बताए थे। आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, 100% सवाल यहां से पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर आप बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां से यहां पर प्रश्न ना पूछे जाए। तो यहां पर इसी मॉनेटरी पॉलिसी में आगे बढ़ते हुए पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं कि इसमें हम क्या क्या समझें। आपको बता दें कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जाना कि मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 आपका होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और नंबर 2 यहां पर टूल्स इस्तेमाल होते हैं क्वालिटेटिव टूल। 2 तरीके के टूल्स थे जिसमें पहला टूल आपने जाना कि क्वांटिटेटिव टूल्स में बैंक रेट आपने पढ़ा, दूसरे नंबर पर आपने रेपो रेट को पढ़ लिया है, तीसरे नंबर पर आपने एसएलआर को पढ़ लिया है। एसएलआर का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके बाद सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आपने पढ़ लिया है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद रिवर्स रेपो रेट भी समझ लिया था। एक और पॉइंट है जो कि हमारा एचडीएफ होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी समाप्त कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, YouTube चैनल पर जाइएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, वहीं पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी पर रहे हैं। अब हमें आज के लेक्चर में जानना है कि क्वालिटेटिव टूल्स जो होते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी एमआर। इसके बाद हमें पढ़ना है आरओसी जिसे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं, इसको जानना है ये क्या होता है। इसके बाद सीसीआर पढ़ना है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन जिसको बोलते हैं सीसीआर, ये भी पढ़ना है। इसके बाद आप डायरेक्ट एक्शन के बारे में भी जानेंगे कि डायरेक्ट एक्शन क्या होता है और इसके बाद फाइनली आप जानेंगे मॉरल सिचुएशंस जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। मॉरली वैसे हमारा आरबीआई जो है वो बैंकों को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट एक्शन से भी कंट्रोल करता है, वो सब बातें यहां पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट यानी एमआर क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई बैंक है, जैसे हम यहां पर किसी बैंक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर एक बैंक है एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी बैंक को पैसे की आवश्यकता यदि होगी तो वह किससे पैसा लेगा? वो लेगा आरबीआई से पैसा। लेकिन आरबीआई कहेगा कि भैया कुछ गिरवी रखिए, इस एचडीएफसी से कहेगा कि कुछ गिरवी रखिए, तो ये गिरवी क्या रखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है। यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख करके वो पैसा लेके आता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितने की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगा उसे आरबीआई उतना ही पैसा दे देगा, ऐसा नहीं होता। आप भी यदि कभी लोन लेने जाएंगे तो आप जो मॉर्गेज रखेंगे, जो गिरवी रखेंगे, वो गिरवी से कम की वैल्यू आपको मिलती है। जितने की वैल्यू उसकी है उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम पैसा आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आपने 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी, आप एक एचडीएफसी बैंक है, आपने आरबीआई में 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख दी, तो क्या आपको 20 करोड़ की ही पैसा मिल जाएगा? 20 करोड़ नहीं, यहां पर मान लेते हैं आपको मिल गया 18 करोड़, यानी 2 करोड़ आपको नहीं मिले, 2 करोड़ कम मिला। ये जो 2 करोड़ कम मिलता है, यही 2 करोड़ जो रुपया जो है कम मिला है, यही आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। जब कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले पैसा लेके आती है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू से कुछ कम पैसा उसे देता है। तो जितना कम पैसा देता है वही मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। मुझे लगता है आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, समझ में आ गया है मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए।
आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में बैंकों को रुपया देता है, वह गवर्नमेंट सिक्योरिटी की कीमत से कम देता है। बैंकों को जीसैट की कीमत से जितने कम रुपए प्राप्त होते हैं वह मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहलाता है। अल्लाह, मुझे लगता है आप पूरी तरीके से मार्जिनल रिक्वायरमेंट समझ चुके हैं। अब हमें जानना है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आरओसी क्या होता है, इसके बारे में भी समझना है। आप जानते हैं कि हमारी सभी प्राइवेट बैंकों के लिए, चाहे आरआरबी हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इन सभी बैंकों के लिए कुछ लिमिट्स लगाई हुई हैं कि जो भी आप पैसा लोन के रूप में बांटेंगे उस लोन का 40% लोन आप पीएसएल में देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देंगे, ऐसा बताया जाता है। जो भी प्राइवेट बैंक है वो अगर लोन देता है तो वो कहां लोन देना चाहेगा, जहां से उसे रिकवरी आसानी से हो जाए, पैसे वालों को लोन देगा, गरीबों को कोई लोन नहीं देगा, एग्रीकल्चर में कोई लोन नहीं देगा। इसीलिए आरबीआई ने सभी बैंकों का कान पकड़ करके ये रूल बनाया है कि जो भी पैसा आप बांटेंगे वो एग्रीकल्चर में जरूर देंगे। इसलिए हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी वो सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जैसे एजुकेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, वीकर सेक्शन है, ये सब आपके उसी में आते हैं। तो 40% आप जो लोन देंगे, इस 40% आपको देना ही पड़ेगा पीएसएल में। लेकिन इसमें भी नियम बनाया है कि पीएसएल में तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, पीएसएल में तो बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, तो उनमें से भी कौन सा आपको कितना देना है। तो यहां पर नियम बनाया ना कि 18% आपको एग्रीकल्चर में देना ही पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बनाया है कि 7.5% एमएसएमई में देना ही पड़ेगा। इसके अलावा बनाया है कि 12% वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा। तो यही जो यहां पर अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जो बताया गया है कि 18% एग्रीकल्चर में दीजिए, 7.5% एमएसएमई में दीजिए, 12% वीकर सेक्शन में दीजिए, तो ये क्षेत्रों का जो बंटवारा किया गया है इसे ही हम रेशनिंग ऑफ क्रेडिट आरओसी कहते हैं। समझ में आ गया? कोई इशू इसमें नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। आप इसका एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन देख करके थोड़ा सा और, हालांकि क्लियर आपको हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहते हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है बैंकों को कर्ज देने में एक सीमा निर्धारित करना। इस प्रक्रिया के तहत यह तय किया जाता है कि किसे कितना कर्ज मिलेगा और कब मिलेगा। ये सब बातें इसी में आती हैं। एग्रीकल्चर को कितना मिलेगा, तो इसका उद्देश्य है कि कर्ज का सही ढंग से वितरण हो सके, जिससे आर्थिक स्थिति बनी रहे और खास क्षेत्र में या व्यक्ति को अत्यधिक लाभ ना हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि जो अमीर है उनको ही पैसा मिल रहा है, गरीबों को भी पैसा मिले और एग्रीकल्चर में भी पैसा मिले। ये भी आपको समझ में आ गया है? समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। यहां पर आरबीआई सभी बैंकों के ऊपर एक रेगुलेशन लगाता है कि आप किसे कितना ब्याज देंगे, कस्टमर को इससे कम ब्याज नहीं देंगे, इससे ज्यादा उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आरबीआई बैंकों के लिए बनाता है और इनके हित के लिए, कस्टमर्स के लाभ के लिए, उनके हित के लिए, ये सारे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहलाते हैं। मुझे लगता है बहुत आसान है, ये भी आप समझ गए हैं। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब है कि उपभोक्ताओं को कर्ज लेने के दौरान सही जानकारी, उचित सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसका मकसद यह है कि लोग कर्ज लेते समय पूरी तरह से समझ सकें कि उन्हें कितनी ब्याज दर, शुल्क और कर्ज चुकाने की शर्तें मिलेंगी। इससे उपभोक्ताओं में धोखाधड़ी और असमान शर्तों से बचाया जाता है। मतलब अगर कोई बैंक किसी को 2% पर दे रहा है, किसी को 8% पर दे रहा है, ये गैप को समाप्त करना है। मतलब कि हर एक कस्टमर बैंक के लिए समान है, ऐसा आरबीआई कोशिश करता है। ठीक है भाई, यहां पर आपने ये भी समझ लिया है, लेकिन कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं। और वो पॉइंट क्या है, थोड़ा सा आप ये इसमें नहीं बता रहे, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में नहीं बता रहे, अलग से बता रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक बनाती है हमारी आरबीआई मॉरल प्रेशर। मॉरल प्रेशर का मतलब है कि मॉरली किसी भी बैंक पर प्रेशर बना करके बैंक को बेहतर बनाने का काम किया जाता है और ऐसी सिचुएशन बना दी जाती है जिससे कि लोगों का ट्रस्ट जो होता है बैंकों पर वो ना टूट सके। तो मॉरल प्रेशर भी बनाया जाता है। अगर कोई बैंक इनकी बात नहीं मानता है या बैंक इनके अनुसार नहीं चलता है तो उन पर डायरेक्ट एक्शन भी लिया जाता है। डायरेक्ट एक्शन भी आपका क्वालिटेटिव टूल्स में आएगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है, वो पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी में, अगर मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम यहां पर रेट्स को यदि बढ़ा दें तो रेट बढ़ जाने पर आप जानते हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट या फिर एसएलआर, सीआरआर, इन सबको यदि हम बढ़ा दें तो आप जानते हैं कि मार्केट में कैश का फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी के चार्जेस को बढ़ाने से मार्केट में कैश फ्लो डाउन होगा। तो डाउन यदि होगा तो वहां पर जो पैसा है वो प्यारा हो जाएगा लोगों को। जो चीज कम होती है वो प्यारी होती है। पैसा भी यदि किसी के पास कम है तो प्यारा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डियर मनी। याद रखिएगा, डियर मनी कब बनता है? जब आप मॉनेटरी पॉलिसीज में जो रेट्स हैं उनको बढ़ा देते हैं और मनी का सप्लाई कम कर देते हैं, तो वहां पर जो पैसा होता है वो डियर मनी कहलाता है। साथ ही साथ इसको हम टाइट मनी भी कहते हैं। टाइट मनी कब होता है? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है।
मतलब बैंकों के द्वारा इन पर जो कंज्यूमर होते हैं इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाता है, उधर बैंक भी आरबीआई भी कम लोन दे रहा हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा हो। मॉनेटरी पॉलिसी में यदि रेट्स को कम कर दिया जाए तो मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा हो जाएगा, और कैश फ्लो अगर मार्केट में ज्यादा होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं चीप मनी। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एसबीआई पीओ में, याद रखिएगा चीप मनी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो चार्जेस हैं, जो रेट्स हैं, उन्हें कम कर दिया जाता है तो चीप मनी बन जाता है। यहां पर डियर मनी, टाइट मनी, चीप मनी सब आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न यदि आपका है तो यूर मोस्ट वेलकम। आपका कोई सुझाव है, यूर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को बहुत सीरियसली लेंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक है। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, इसके बहुत फायदे हैं। जो भी हमारे लेक्चर्स अपडेटेड आपके पास आएंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर हो सके तो अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इन सब पर भी शेयर इसे जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है भाई। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा है कि आप जो पढ़ाते हैं, जो करंट अफेयर आपको संडे के दिन आपको मिलता है, उन सभी का पीडीएफ फॉर्मेट जो आपको मिलेगा, पीडीएफ वो आपको इसी टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चैनल सर्च करने के लिए ऐट लगा करके रणधीर एजुकेशन सर्च करिएगा, ये लोगो आपको दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी के करंट अफेयर और बाकी डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में वहां पर आपको मिलती रहती है। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।